तो हेलो गाइस, आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे। ये नोट्स हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बनाए, ठीक है ना। आप एक बार नोट्स देख लो। देखो, एक तरफ इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे और एक तरफ हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो होने वाली है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी सारे बच्चे हिंदी मीडियम में अटैम्प्ट करते हैं पेपर और काफ़ी सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में करते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों मीडियम के स्टूडेंट को देखकर ये वीडियो बनाई जा रही है। इस एक सिंगल वीडियो से आप फाइनेंशियल लिटरेसी में सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे। इसके अंदर मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, जी हाँ, इसके अंदर न्यूमेरिकल भी आते हैं। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल भी मैंने कराए हैं, ठीक है ना, जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। और सच बता रहा हूँ, बहुत ईजी तरीके से करवाएं कि जिसने मैं 10th में भी छोड़ दी होगी ना, वो भी न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ईजी वे में आपको पता है न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। और आपको फॉर्मूले प्रोवाइड कराएं, ठीक है। बाकी एक बार और अगेन बोलता हूँ मैं, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप फाइनेंशियल लिटरेसी में पूरा पेपर करके आओगे, ठीक है ना। 70 नंबर का पेपर होता है। आप 70 में से 70 मार्क्स स्कोर करोगे अपने इस एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है ना। 70 में से 70 नंबर, ठीक है ना। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो जो होने वाली है ड्यू सोल के, रेगुलर के, एनसीबीएफ के हर एक बच्चे के लिए होने वाली है। सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबके लिए होने वाली है, ठीक है ना। देखो, इससे पहले मैंने आपको हिंदी ए, कॉर्पोरेट कॉस्ट अकाउंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल बिजनेस, इन सब की वीडियो प्रोवाइड कराई है। इन सब में वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने अपनी वीडियो में कराए थे, ठीक है ना। तो बाकी इसके अंदर भी वही जो इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन हो रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के, यही सारे आपके एग्जाम में मिलेंगे। बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बस और कुछ नहीं है। देखो, पहला क्वेश्चन हमें रीड करना है, व्हाट इज दिस फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या, वित्तीय साक्षरता है क्या, ठीक है ना। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड, हमें एक्सप्लेन करना है वेरियस मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट, हमें एक्सप्लेन करना है जो भी मेथड है ना किसके, डिजिटल पेमेंट के। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट, देखो, और हम कैसे बन सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड से। इस क्वेश्चन में हमसे 3 चीज़ पूछी गई है। पहली, वित्तीय साक्षरता क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, फिर वेरियस मेथड क्या है डिजिटल पेमेंट के, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट बच सकते हैं, प्रोटेक्ट हो सकता है किससे, जो हमारा ऑनलाइन फ्रॉड है उससे। तो देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी मीन हैविंग अ नॉलेज एंड स्किल टू अंडरस्टैंड एंड देखो, अब हम एक बार हिंदी वाले रीड कर लेते हैं। देखो, वित्तीय साक्षरता का मतलब क्या है, पैसों से जुड़े ज्ञान और कौशल को समझना और उसके सही तरीके से उपयोग करना। यही क्या होता है हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है। हम अपने अब इसमें हम समझते हैं कि हम पैसे को प्रबंध कैसे करें, पैसे को कमाएं कैसे, और उसका खर्च कैसे करें, ठीक है ना, ठीक है ना। अननेसेसरी एक्सपेंस ना करें। यही सब क्या होता है हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी होता है, ठीक है ना। यूज़ द वेरियस फाइनेंशियल रिसोर्स, हम और अपने जो वेरियस फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना उन सबका यूज़ करें। हमें यूज़ करना आना चाहिए अपने बैंक की जो भी फैसिलिटी होती है उन सबका यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है ना। और देखो, इट इनेबल टू अस मेक द साउंड फाइनेंशियल डिसीजन एंड सोर्स अवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे सुरक्षित करें। क्या होता है फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब, क्या मतलब होता है ये, ठीक है ना। ये हमें क्या करता है, इट हेल्प इन प्रिपेयरिंग अ बजट एंड कंट्रोलिंग एक्सपेंस। ये हमें फाइनेंशियल लिटरेसी मदद किस में करता है, कंट्रोल करने में, हमारे अननेसेसरी जो एक्सपेंस होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे फालतू खर्च होते हैं इन सबको कंट्रोल करने में मदद करता है। और साथ में और हमें बजट बनाने में मदद करता है। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड इंश्योरेंस। देखो, ये हमें समझने में मदद करता है किसकी, इन्वेस्टिंग की, अपना पैसा का निवेश करें, है ना, और सेविंग की, बचत की, और इंश्योरेंस की, जो भी बीमा होता है ना, बीमा के जो जोखिम होते हैं उन सबसे बचने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। टेक लोन, देखो, अब ये लोन रिप्लाई ऑन टाइम, अगर हम कोई लोन लेते हैं टाइम पर उसे पे कर दें, ठीक है। अवॉइड फाइनेंशियल फ्रॉड, और देखो ये हमें मदद करता है अवॉइड फाइनेंशियल फ्रॉड में, अचीव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। ये हमें किसमें मदद करता है, देखो हिंदी वाले पढ़ लेते हैं। सही बजट बनाना और खर्चे को नियंत्रण करने में मदद करता है। बचत, निवेश और बीमा का महत्व समझाता है। ऋण मतलब कि लोन को समझदारी से लेना और समय पर चुकाने में मदद करता है। साथ में जो धोखाधड़ी से बचना और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करना इसमें मदद करता है। देखो, आपको समझ में आया वित्तीय साक्षरता है क्या, और इतने समझ में आया ना। अब हम पढ़ते हैं इसके जो मेथड कौन कौन से हैं। देखो, मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट, देखो क्या क्या है। अब बाकी हिंदी मीडियम वाले भी संग के संग रीड करते रहो, मैं हिंदी में भी आपको, देखो मैं जो भी समझा रहा हूँ हिंदी में तो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ से संग के संग रीड करते रहो। देखो, पहला है हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो हमारे, देखो जो ये मेथड है ना डिजिटल पेमेंट के, भाई ये सारे के सारे आप सब यूज़ करते होगे। जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, सारे के सारे यूज करते होंगे। यूपीआई का यूज़ करते होगे आप, है ना, ई वॉलेट का यूज़ करते होगे, नहीं करते होगे। तो बस आपको क्या ही लिखना है, अगर क्वेश्चन में ये आंसर आ भी गया, वैसे तो आएगा ही आएगा, 100% श्योर हूँ मैं। क्वेश्चन पेपर में आंसर आ भी गया तो भाई आपके पास खुद ही इतनी सारी नॉलेज है इसके लिए, कितना सब कुछ आप लिख सकते हो, बताओ। आपके पास कोई गलती नॉलेज क्यों नहीं है, आपको ठीक नॉलेज ही लिखनी है, ठीक है। कितना सारा कुछ लिख सकते हो आप उसके बारे में, बस आप घबराओ मत।
इस फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर सारा वही है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे बैंकिंग की टर्म हो गई, है ना, चाहे बीमा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बस कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन और कुछ ऐसे टॉपिक है उन्हें छोड़ के बाकी सारे का सारा हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं। तो भाई ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होने वाला है, थोड़ा डेडिकेट होकर देख लेना, ठीक है ना। हम डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, यूपीआई का यूज़ करते हैं जिसके अंदर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम एक्सेट्रा, है ना, ई वॉलेट का यूज़ करते हैं, अमेजोन पे, है ना, पेमेंट, है ना, ये हम नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, हम QR स्कैनर का यूज़ करते हैं, साथ में हम क्या है USSD मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते हैं। ओके, समझ में आया आपको। वेरियस मेथड क्या क्या है हमारे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, UPI है, ई वॉलेट है, नेट बैंकिंग है, QR कोड है और USSD बैंकिंग है, ठीक है। आई होप आप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है हम स्वयं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है ना। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट ओवरसेल्फ फ्रॉम द ऑनलाइन फ्रॉड, हम अपनों को खुद को हम ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं। तो देखो बहुत ईजी है, एक बार ना आप खुद सोच के देखो कि अगर ऑनलाइन फ्रॉड से बचे होगा तो हम क्या करेंगे। यही होगा ना कि हम अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, हम किसी को OTP नहीं देंगे। अगर जिस इंसान को हम अगर हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे फ़ोन पर कोई कोई रैंडम नंबर से मैसेज आया तो हम उस पर लिंक है, उस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। हम कोई भी फ्रॉड वेबसाइट से कोई सामान नहीं मंगवाएंगे, ठीक है ना। हम पब्लिक में वाईफाई यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इससे ही फ्रॉड होता है। ये सब देखो, ये सब टर्म हमारे मन में है नहीं है, यही तो बस यही सब तो लिखना है, और क्या लिखना है आपको, और इसके अंदर कुछ और थोड़ा ना लिखना है, बस ये लिखना है आपको। यही सब इन सब चीज़ों से बच सकते हैं हम ऑनलाइन धोखाधड़ी से। चलो एक बार पढ़ भी लेते हैं, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, किसी के साथ भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे पिन, OTP, पासवर्ड साझा ना करें, है ना। देखो ये डू यू शेयर द पर्सन डू नॉट शेयर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, जैसे पिन हो गया, अपना OTP हो गया, अपना पासवर्ड हो गया, ठीक है ना। देन क्या है, नेवर शेयर, देखो हमें शेयर नहीं करना चाहिए OTP, पिन, पासवर्ड। CVV, देखो CVV क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना। और क्या है, यूज़ ओनली, देखो हमें हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ करना चाहिए। डू नॉट क्लिक द, देखो हमें किसी भी लिंक पे, ईमेल और मैसेज पे क्लिक नहीं करना चाहिए। क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या है मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए। हमें देखो सार्वजनिक वाईफाई का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्या है, हमें डू नॉट बैंकिंग और पेमेंट ऑन द पब्लिक वाईफाई का यूज़ करके हमें सब नहीं करना चाहिए। हमें अपना रेगुलर चेक करनी चाहिए, क्या, अपना बैंक स्टेटमेंट हमें रेगुलर चेक करना चाहिए। और देखो इन केस अगर हमारे संग कोई फ्रॉड हो जाता है तो हमें तुरंत बैंक को सूचना करनी चाहिए। और जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है ना 1930, इसको तुरंत के तुरंत संपर्क करना चाहिए, इनको तुरंत कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा कितना ज़्यादा ईजी था। किसी के संग भी अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना है, पिन OTP नहीं देना है, केवल जो आधारित गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट और ऐप्स है ना उनसे ही कोई भी सामान उनका ही यूज़ करना है। और किसी भी लिंक ईमेल पे क्लिक नहीं करना है। अपना पासवर्ड बहुत मौजूद बना के रखना है, समय के संग उसे बदलना है, ठीक है ना। वाईफाई और बैंक, और देखो अगर हम कोई भी बैंकिंग पेमेंट कर रहे हैं तो हमें वाईफाई, सार्वजनिक वाईफाई जो लगा होता है ना वो वाईफाई यूज़ नहीं करें। जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए वहाँ का हमने वाईफाई यूज़ कर लिया, भाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें किसी होटल में गए वहाँ का हम पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, उससे हम पेमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, देखो बस यही था। बाकी कंक्लूजन है, फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प टू मेक द इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिजिटल पेमेंट टू मेक द ट्रांजेक्शन सिंपल एंड फास्ट। देखो जो फाइनेंशियल लिटरेसी वो हेल्प करती है हमसे फाइनेंशियल डिसीजन में, और जो डिजिटल पेमेंट है ये हमें हेल्प करती है सिंपल तरीके से और फास्ट तरीके से हमारी पेमेंट में, है ना, विद अवेयरनेस। और देखो जब हम ये अवेयरनेस करने पड़ते हैं तो हम एक अच्छी सी अच्छी सी एक डिजिटल लाइफ जीते हैं, ठीक है ना। अगर हमें इन सब चीज़ का पता होगा, ठीक है ना, हम कुछ फ्रॉड में फंसेंगे ही नहीं और अपनी डिजिटल लाइफ हम आराम से जिएंगे, ठीक है ना। बाकी आपको इन सब चीज़ का यूज़ करना है। देखो सच में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको एग्जाम में लिखना है, वो बात अलग है, पर तब भी आपको ये जो पॉइंट लिखे हैं ना इन सब के आपको करना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा के रखोगे ना और ऐसा करोगे तो सच में आप भी ऑनलाइन मतलब आपके साथ तो नहीं हुआ होगा, आप सच में कभी इस फ्रॉड में नहीं फंसोगे, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारी तरीके की फ्रॉड हो गए कि आप व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो आया और अपने उस फोटो को कोई रैंडम बंदे का किसी रैंडम नंबर से फ़ोटो आया, आपने उस फोटो को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करा, देन आपका सारा का सारा फ़ोन हैक हो गया, उनके पास हैकर के पास आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चली गई, ठीक है ना। तो बहुत सारी तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। बाकी आप इन सब चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है ना। हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंश्योरेंस, भाई बीमा क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है ये बताना है। अब मुझे लगता है कि किसी को नहीं पता होगा कि इंश्योरेंस होता क्या है, ठीक है ना। और एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस का क्या है, जो सिद्धांत होते हैं हमें उन्हें विस्तार से वर्णन करना है। साथ में जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। और हमें पर्सनल इंश्योरेंस को ही बताना। देखो होता क्या है,
इंश्योरेंस इज द एग्रीमेंट। इंश्योरेंस क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? एक व्यक्ति या एक संस्था के बीच में जो इस इंश्योरेंस को चला रही है, ठीक है ना। क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है और ये श्योर करता है कि अगर आपके संग कोई भी दुर्घटना होती है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो श्योर करती है अगर आपके संग कोई भी दुर्घटना होती है तो हम आपको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बस यही होता है इंश्योरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इंश्योरेंस किसी व्यक्ति, संस्था के नियमित अंतराल में बीमा कंपनी को सुरक्षा राशि देती है, ठीक है ना। इसके बदले में बीमा कंपनी भविष्य में होने वाले संभावित हानि या जोखिम की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा करती है। यही होता है इंश्योरेंस, ठीक है ना। ये प्रॉमिस करती है क्या? कि हम आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्ट देंगे, ठीक है ना, अगर आपके संग भविष्य में कोई भी लॉस या रिस्क हुआ, ठीक है ना। समझ में आया आप सबको? अब देखो 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के साथ क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। देखो एक इंश्योरेंस कंपनी को और जो इंश्योरेंस ले रहा है, इन दोनों को ना एक अच्छे से मतलब कि सब कुछ बता देना चाहिए, अपने सारी जानकारी जो भी इस इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी जानकारी है वो बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए ना। इंश्योरेंस कंपनी को छुपानी चाहिए और ना ही उस बंदे को, इंसान को जो इंश्योरेंस ले रहा है, बाय कर रहा है उसका कंपनी का, ठीक है ना। नहीं तो क्या है, भविष्य में दोनों को दिक्कत हो सकती है। और सबसे दिक्कत पता है किसे होती है? सबसे दिक्कत होती है जो इंश्योरेंस ले रहा है। अगर मान लो बीमा कंपनी अगर कुछ भी छुपा रही है तो भी बेचारे का नुकसान है भविष्य में, फ्यूचर में। अगर वो खुद कुछ छुपा रहा है तो भी उसका नुकसान है भाई, आगे जाके वो अब इंश्योरेंस ढंग से क्लेम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो बस गुड फेथ होना चाहिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देन हमारा दूसरा है, देखो दूसरा हमारा है बीमा योग्य हित का सिद्धांत, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? द इंश्योरेंस मस्ट हैव द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द ऑब्जेक्ट मैटर इन द इंश्योरेंस। देखो क्या है, जो भी बीमा व्यक्ति है ना, वो संस्था का बीमित वस्तु व्यक्तियों के आर्थिक हित होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है हमारा, देखो ये यहाँ से आप सारे के सारे जितने भी सिद्धांत है ना, ये सारे के सारे रीड कर लो, ठीक है ना। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने स्किप करा रहा हूँ। स्किप के मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, आपको बस पढ़ना है। अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या आया था इसके अंदर, कि हमें लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस इसमें करना है। देखो जो लाइफ इंश्योरेंस है ना, ये कवर करता है हमारे ह्यूमन रिलेटेड रिस्क को हमारा कवर करता है कौन? लाइफ इंश्योरेंस। और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है ना, इट कवर द रिस्क रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी एंड अदर असेट्स। जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारा कार हो गया, हमारा मोटरसाइकिल हो गया, ठीक है ना, इन सब पे जो इस सब पे जो रिस्क होता है ना, इसको कवर करता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस होता है वो क्या, किसको कवर करता है? वो हमारी लाइफ को कवर करता है, ठीक है ना। टाइप ऑफ रिस्क क्या हो गया? देखो यहाँ पे भी दे रखा है, यह बीमा व्यक्ति के जीवन से संबंधित जोखिमों को कवर करता है। और गैर जीवन बीमा, यह बीमा जीवन के अलावा अन्य जोखिम को कवर करता है, ठीक है ना। जो भी हमारी असेट्स हो गई, ठीक है ना, हमारी संपत्तियाँ हो गई, ठीक है ना, उन सबको। अब देखो इसके अंदर क्या आ जाता है? इसके अंदर मृत्यु, जीवन, रहना, ये सब आ जाता है। इसके अंदर देखो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, डेथ, सर्वाइवल, है ना, डिसेबिलिटी, अटैक्स, ये सब आ जाता है। और नॉन फाइनेंशियल इंश्योरेंस में क्या हो जाता है? फायर आ जाता है, थीफ आ जाता है, एक्सीडेंट आ जाता है, इलनेस आ जाता है ना, नेचर क्लाइमेट का कुछ भी हो गया, ये सब आ जाता है। हमारा व्हीकल डैमेज हो गया, ठीक है ना, मोटरसाइकिल हो गया, हमारा कार वार हो गई, ये सब डैमेज हो गया, ये सब इसके अंदर जाता है, ठीक है ना। आग, चोरी, दुर्घटना, बीमारी, प्रकृति आपदा, वाहन क्षति आदि, ये सब इसके अंदर रहता है, ठीक है ना। अब देखो इसकी ड्यूरेशन, इसकी अवधि, समय पीरियड की कितना होता है। देखो जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, ये लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, या फिर पूरी लाइफ चलता है। पर वहीं जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है, इनके ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये 1 साल तक होते हैं, ठीक है ना। देखो 5 साल, 10 साल, 15 साल या 1 साल के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, नियंत्रण, इसको हम रेगुलेट बाय लाइफ इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन है वो? एंड द अदर प्राइवेट प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। देखो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, आपने LIC के बारे में तो बहुत सुना होगा ना। LIC का एक बहुत ज़्यादा प्यारा स्लोगन भी है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। इसका मतलब क्या है, जो LIC है वो ज़िंदगी के साथ भी आपका सहारा बनती है और ज़िंदगी के बाद भी आपका तो नहीं पर आपके जो फैमिली मेम्बर है उनका सहारा बनती है, ठीक है ना। तो ये स्लोगन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। इससे हमें समझ में आता है जो लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब जो LIC है, वो आपका सारा आप जिंदा हो तो भी आपका सारा आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराएगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी। और अगर आपकी डेथ हो जाती है, आप मतलब आप समझ रहे हो ना, उसके बाद जो आपकी फैमिली है ना, वो उसका ख्याल भी रखेगी, ठीक है ना। तो यही LIC का काम होता है। पर वहीं जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, ये जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ GIC एंड अदर जनरल इंश्योरेंस कंपनियाँ ऐसे कवर करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिखा है, देखो भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC या अन्य निजी जीवन बीमा कंपनी जीवन बीमा को मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस को संभालती हैं, ठीक है।
फिर हमारा हो गया इसका प्रीमियम। देखो पेड इज़ पेड एट रेगुलर। देखो हम इसमें जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है इसमें मंथली, क्वार्टरली और ईयरली हम इसमें क्या है पे करते हैं। पर वहीं जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है ना जनरली इसमें पेड होता है एनुअली, ठीक है ना, काम में वार्षिक पे ही होता है, ठीक है। ओके, अब देखो इसके बेनिफिट क्या है। देखो इसमें हमें पता है क्या होता है, हमें इसमें निश्चय राशि मिल सकती है अगर हमारा वो मैच्योर हो जाती है, ठीक है ना, और साथ में हमें बोनस सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। पर यहीं हमें लाभ नहीं मिलता, केवल हानि की क्षतिपूर्ति होती है। देखो जो बेनिफिट है इसका लाइफ इंश्योरेंस का, इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट हमें मिल जाता है और बोनस फैसिलिटी मिल जाती है। पहले वहीं जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है ना इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। जब हमारे संग कोई भी हानि होगी ना जब भी हम इसका क्लेम कर सकते हैं, उससे पहले चाहे हमारा पूरा हो जाए वो मैच्योर नहीं होगा। अगर वो पूरा हो गया तो हो गया। अगर हमारे साथ कोई इलनेस हो जाती है, कोई भी मतलब की दुर्घटना हो जाती है, तो हमें उसका कंपनसेशन जो है वो बीमा कंपनी जो है वो हमारा कंपनसेशन करेगी, ठीक है ना, हमें फाइनेंशियल हेल्प कराएगी, हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्ट करेगी उस समय। ओके, देखो बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। देन आगे हमारा एग्जांपल क्या होता है, तो देखो टर्म इंश्योरेंस है ना, मनी बैंक पे पॉलिसी, पेंशन प्लान एटेक्सरा, इसके अंदर फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है ना, क्रॉप इंश्योरेंस एटेक्सरा, ये सब आ गया है ना, अग्नि बीमा, मोटर बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ठीक है ना, फसल बीमा, पढ़ लेना है आप यहाँ से, आपको समझ में आया ये। अब देखो एक हमारा था पर्सनल इंश्योरेंस, मतलब कि जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत बीमा, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, व्यक्तिगत बीमा। देखो व्यक्तिगत बीमा वह बीमा होता है जो व्यक्ति विशेष से संबंधित जोखिम को कवर करता है। देखो पर्सनल इंश्योरेंस कवर द रिस्क रिलेटेड टू द इंडिविजुअल, इट मीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द टू द पर्सन एंड देयर द फैमिली। देखो आप जो पर्सनल इंश्योरेंस होता है वो एक इंडिविजुअल की जो इंडिविजुअल का, हाँ, जो एक इंडिविजुअल है ना उसको प्रोटेक्ट करता है, उससे रिलेटेड ये इंश्योरेंस होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल हेल्प करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना उस इंडिविजुअल, उस पर्सन को, साथ में उसकी फैमिली मेम्बर को, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, यहाँ से आप रीड करो। देखो पहले हमारा आता है लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम जीवन बीमा या जीवन बीमा कहते हैं। फिर हमारा आता है हेल्थ इंश्योरेंस जिसे हम स्वास्थ्य बीमा कहते हैं। फिर आता है हमारा एक्सीडेंट बीमा जिसे हम दुर्घटना बीमा कहते हैं। फिर व्यक्तिगत बीमा हमारा आ जाता है, ठीक है ना, पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। फिर हमारा ट्रैवल बीमा आ जाता है जिसे हम यात्रा बीमा कहते हैं। यात्रा करते करते हमारे साथ कोई दुर्घटना घट गई तो उसका कंपनसेशन क्या करेगी, बीमा कंपनी करेगी। मान लो मेरे को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है ना, प्लेन क्रैश हो गया है, तो क्या है अब इतना उस समय कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी कि मेरे को इतनी चोट लग गई है, सारे घर वाले परेशान, मैं परेशान। उसके बाद क्या होगी, अब इतना महंगा इलाज कहाँ से होगा, इतना अच्छा हॉस्पिटल हम लाएंगे कहाँ से, मतलब मिल तो जाएंगे हॉस्पिटल लाने की क्या बात है, हम बहुत महंगे हॉस्पिटल में इलाज कैसे कराएंगे, ये दिक्कत होगी नहीं होगी। तो इस टेंशन से हमें मुक्त कर रहा है क्या, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, ठीक है ना। वो कहते हैं चलो भैया आपने हमारा इंश्योरेंस ले रखा था, आप ये आपकी जो दिक्कत है ना, इस दिक्कत को हम कैरी करेंगे, ठीक है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे लिखा है आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ना, पीस ऑफ माइंड, हम एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। मान लो हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई तो अब उस समय ना हम एकदम पीस ऑफ माइंड है, हमें टेंशन नहीं है कि अब हम पैसा कहाँ से लाएंगे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में वो हमारा इलाज कराएंगे। ओके, ठीक है ना। सोर्स ऑफ, देखो हमारा जो परिवार की, हमारे फ्यूचर और फैमिली को भी ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। अब देखो इंश्योरेंस इज़ नेसेसरी, देखो ये इंश्योरेंस नेसेसरी होता है, यहाँ से पढ़ सकते हो, जो हमने को पढ़ा है उसका ही क्या है, ये समरी दे रखा है यहाँ पे कंक्लूजन में, ठीक है ना, निष्कर्ष में। देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है हिंदी मीडियम के प्लस इंग्लिश मीडियम के नोट्स बनाने में, ठीक है ना यार। प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि मुझे अपना टेलीग्राम चैनल बनाना चाहिए, अगर बनाना चाहिए तो प्लीज़ लिख देना हाँ सर टेलीग्राम चैनल बनाओ, और अगर नहीं तो फिर तो कोई कमेंट ही मत करना, टेलीग्राम से रिलेटेड नहीं बनाऊँगा। ओके, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना जल्दी से जल्दी, अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के नोट्स जल्दी से जल्दी चाहिए तो बस एक ही शर्त है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे ना, उतनी जल्दी मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगा। जितने कमेंट होंगे, जितने शेयर होंगे, मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। उससे पहले मैं नोट्स नहीं देने वाला, ओके। बस क्योंकि ये नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। प्लीज़ बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप शेयर करो मेरी वीडियो को, लाइक कमेंट करो और लाइक करो, बस और कुछ नहीं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे बच्चे वीडियो देते हैं पर उसमें से सब्सक्राइब 10 बच्चों ने भी नहीं कर रखा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं आके यही पढ़ाता हूँ, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। ये थर्ड क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आप सब्सक्राइब करो। देखो कर दिया होगा आपने सब्सक्राइब।
हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है व्हाट इज़ द न्यू टैक्स एग्जाम। देखो न्यू टैक्स एग्जाम क्या है, हमारी जो नई कर व्यवस्था है वो क्या है, और ये हमारी जो हाउ इज़ द डिफरेंस द ओल्ड टैक्स। देखो ये हमारी ओल्ड टैक्स एग्जाम से हमारी जो पुरानी कर व्यवस्था है उससे कैसे भिन्न है, ठीक है ना। जो नई टैक्स एग्जाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है। क्यों लाई थी ये न्यू टैक्स एग्जाम, ताकि हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके, थोड़ा सरल हो सके हमारा ये जो है ना, ये टैक्स देने वाला पार्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सरल हो सके, सिंपल हो सके। जैसे जीएसटी लाई थी ना, सारे टैक्सों को डाल देता, सिर्फ जीएसटी थी, ताकि टैक्स देना ईजी हो जाए, वैसे ही ये लाई थी, ठीक है ना, ताकि ईजी हो जाए। द न्यू टैक्स डिजाइन वाज द इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, टू सिंपल द टैक्सेशन सिस्टम। क्यों लाई थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी न्यू टैक्स डिजाइन, किस लिए, ताकि ये सिंपल कर सके क्या, टैक्सेबल सिस्टम को कर सके। देखो नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स डिजाइन भारत सरकार द्वारा कर प्रणाली को सरल बनाने का उद्देश्य से लागू की गई थी, ठीक है ना। इसमें कर दरें अपेक्षाकृता कम रखी गई हैं, लेकिन अधिकांश जो छूट होती हैं एक्सपेक्टेशन और कटौती है जो होती है, डिडक्शन होता है, वह उपलब्ध नहीं है। देखो इसके अंदर एक तो हमारा फायदा है कि इसके अंदर क्या है, हमारा जो टैक्स रेट है ना वो कम हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और हमारी जो सैलरी लिमिट है वो बढ़ा दिया है, उसके हिसाब से हमारा जो टैक्स रेट है वो कम कर दिया है। पर एक और है कि इसके अंदर पहले हमें ना कुछ डिडक्शन मिलते थे, कुछ छूट मिलती थी, वो सारी की सारी इन्होंने क्या है, सारी की सारी तो नहीं पर बहुत सारी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने हटा दी है। जिससे पता है किसको नुकसान होता है, जो भी निवेश करता था ना उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और जो निवेश नहीं करता था उसके लिए तो ठीक ही है। बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है ना। सॉरी आई एम सॉरी। देखो नई कर व्यवस्था क्या है, नई कर व्यवस्था देखो न्यू टैक्स सिस्टम क्या है, प्रोवाइड द लोअर टैक्स रेट, और टैक्स पेयर को देखो प्रोवाइड कराती है ये बहुत ज़्यादा कम टैक्स रेट। देखो आगे मैंने ना आपको टैक्स रेट दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ना आपको हेल्प करेगा वो, तो आप वहाँ से वो याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो हेल्प करेगा, साथ में अगर आप इसके अंदर भी ऐड कर दोगे ना तो आपकी क्वेश्चन की लाइन बढ़ जाएगी, और एग्जामिनर को भी लगेगा बच्चे ने वो लिखा है, ठीक है ना। तो वो याद करके आप इस थ्योरी क्वेश्चन में भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। जो टैक्स का जो भी मैंने पीछे उतार रखा है कि कितने लाख से कितने लाख तक कितना टैक्स देना पड़ता है, कितने लाख से कितने लाख तक कितना टैक्स देना पड़ता है, 4 लाख से 0 से 4 लाख नील है ना, 4 से 8 5%, 8 से 8 9 10 11 12, 8 से 12 5 10%, इस तरह से मैंने पूरा अच्छे से दे रखा है, ठीक है ना, प्रॉपर, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। इनकम टैक्स कैलकुलेट बिकॉम सिंपल बिकॉज मोस्ट देखो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुकी है, क्योंकि हमारे जितनी भी छूटें मिलती थी, हमारे जितने भी फायदे डिडक्शन होते थे वो सारे के सारे इनने कम कर दिए हैं, तो और ज़्यादा इजी हो गया है, और ज़्यादा कैलकुलेट करने में इजी हो गया क्या, हमारे टैक्स को। अब देखो यहाँ पे कुछ डिफरेंस दे रखे हैं किसका, ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स एग्जाम में, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो, इसमें क्या है, रिलेटिवली हायर था, ये लोअर है, ठीक है ना। इसमें क्या है, जो हमारी छूट एक्सपेक्टेशन ये अब मतलब नहीं देते भाई, अब पहले अवेलेबल थी देते थे, अब न्यू वाले में बिल्कुल भी नहीं देते, ठीक है ना। इसके अंदर डिडक्शन होते थे वो हमारे जो सेक्शन 80C 80D HRC टैक्स अवेलेबल था, पर इसके अंदर मोस्ट ऑल बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। टैक्स कैलकुलेटर मुझसे निकल गया। वैसे इस एग्जाम में कैलकुलेटर लेकर जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैलकुलेटर की हेल्प लगेगी, कहीं आप कैलकुलेटर लेके जाओ ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता भाई क्या करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी में भी कैलकुलेटर लेके जाता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने PY को डिस्कस करा है, अभी कल ही अपलोड करी है, तो आपको पता होगा कि भाई कैलकुलेटर लेके जाता है, ठीक है ना। कैसा कैलकुलेटर लेकर जाता है वो भी लिखा होगा, कैसा लेके नहीं जाना मैंने उस वीडियो में बताया है, ठीक है। इसके अंदर हम कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी था और हार्ड था, कॉम्प्लेक्स था इसमें ओल्ड वाले में, ठीक है ना। एक तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो न्यू टैक्स डिजाइन हो गया इसके अंदर सिर्फ देखो मेन मोटिव क्या था, इसे सिंपल बनाना, तो बस सिंपल हो गया। बेनिफिट इसमें अवेलेबल थे, इसमें नॉट अवेलेबल हैं, ठीक है ना। HRA इसमें पहले मिलता था, इसमें नहीं मिलता है ना। LAT इसमें था, इसमें नहीं था। उसके बाद हमारा देखो सुटेबल फॉर किसके लिए तो फ़ायदा हुआ, ये बताओ किसके लिए फ़ायदा हुआ। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था ना, जो निवेश करता था, जो इन्वेस्टर था उसके लिए तो नुकसान है, जो निवेश नहीं करता था उसके लिए फ़ायदा है। तो वो यहाँ पे लिखा है दोज हु इन्वेस्टर मोर। पहले ओल्ड रिजर्व में क्या था, इन्वेस्टर को फ़ायदा था, पर अब नहीं होता है ना। और इसमें क्या है, जो भी इन्वेस्ट कम करता है उसके लिए फ़ायदा है अब नए वाले में, और कुछ नहीं है। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ये नई कर व्यवस्था की देखो जो है न्यू टैक्स एग्जाम है, देखो कितनी बार बता दी, कैलकुलेट करने में इजी हो गया है, लोअर टैक्स रेट हो गया है पेबल को, ठीक है ना। लैक्स पेपर वर्क होता है, सुटेबल फॉर न्यू टैक्स पेयर, ठीक है ना। ये सब कितना बता दिया, देखो कर गणना सरल हो गई है, ठीक है ना। का कर दरें कम जो कम कर दरों पे लाभ अधिक मिलता है। दस्तावेज कार्य जो है वो कम हो गए हैं, नए करदाताओं के लिए सुविधाजनक है। आय का रिटर्न भरना आसान हो गया है। अब देखो न्यू टैक्स एग्जाम, इसके फ़ायदे क्या, इसकी
नई कर व्यवस्था की सीमाएं, देखो इसकी सीमाएं क्या क्या हैं ये पढ़ लेते हैं। अधिकांश छूट और कटौतियाँ नहीं मिलती हैं, जो भी हमारे डिडक्शन है वो डिडक्शन अब नहीं मिलते हैं, नॉट अवेलेबल है, ठीक है ना। नो टैक्स बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर, अब जो इन्वेस्टर है ना, जो निवेशक है, उन्हें कोई भी टैक्स लाभ नहीं मिलता है। HRA एंड LET बेनिफिट आर नॉट अवेलेबल, जो HRA और LET बेनिफिट थे ना, लाभ थे, वो नहीं मिलते हैं, है ना। ये सब हमें से रीड कर लेना, ठीक है। ओके, आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक फ्लो चार्ट बना रखा है। इस फ्लो चार्ट को आप एग्जाम में इस तरह से बना कर आओगे ना तो बहुत अच्छे नंबर बनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें ओल्ड और न्यू दोनों को अच्छे से एकदम दर्शाया गया है। देखो जैसे डिफरेंस था ना, डिफरेंस के पॉइंट उठा के यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, जो डिफरेंस था उसी के पॉइंट उठा के बस आपको अलग अलग करके दिखाती है। इससे क्या है, एक तो आपको डिफरेंस, इससे आपका कंटेंट हो गया, पेज भर गया, ऊपर से ये बनाओगे तो और पेज भर जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप 3-4 पेज का कंटेंट लिख दोगे जिससे आपको इनफ नंबर मिल जाएंगे, इनफ के आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया नहीं, पर मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे लिखना है। इस तरह से आप पेपर लिखाओ, जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे इस तरह से लिख कर आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन तो आपको पता ही है ना, जो हमने ऊपर पढ़ा उस सब की समरी होती है कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं होता है। आपको अपनी लैंग्वेज में लिख के लाना है। यहाँ पे 3 लाइन लिखी, आप 4, 5, 6 लाइन भी लिख सकते हो कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ओके, क्या आपको समझ में आया होगा और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसके अंदर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो एकदम 1 शॉट वीडियो होने वाली सबकी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम विद न्यूमेरिकल, ठीक है ना। ओके, और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। तो कितने बढ़िया नोट्स बना रखे हैं। इसके अंदर हमें क्या बताना है, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन बाय मैनेजमेंट, ठीक है ना। वह प्रबंधक के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। देखो ये सब है, आपको प्रबंधक के कदम यहाँ से आपको पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पर ना एक चीज़ हो गई इस नोट्स में, बचत खाता, चालू खाता, इसके अंदर डिस्कस करा गया है। सेविंग अकाउंट और चालू खाता इसके अंदर डिस्कस करा गया है। निवेश योजना क्या है ये इसके अंदर डिस्कस करा गया है। ये इस दोनों में सेम है, दोनों सभी आपके संग डिस्कस करा है, सभी एक संग पढ़ते हैं। लक्ष्य, देखो अगर हमें अपने खर्चों को कम करना है ना, हमें अपने खर्चों को कम करना है, तो हमें सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमें एक लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमें भाई इस महीने में इतना खर्च करना है, इस चीज़ पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है, ठीक है ना। गर्मी आ गई तो ये नहीं कि अब हम अपने रोज़ के 10-20-25 रुपये हम अपना ऐसे में लगा रहे हैं, ठीक है ना। उसके हमें प्लानिंग बनानी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। देखो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ आप तो पहले ही पढ़ रखी है, बस वही सब है। देखो अब हम यहाँ पे सीधे सीधे आते हैं, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मतलब कि निवेश योजना क्या होता है, इन्वेस्टिंग प्लानिंग क्या होती है। देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है इन्वेस्टिंग, हमें अपना इन्वेस्टिंग की प्लानिंग करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिंग अ पार्ट ऑफ द इनकम वेरियस सेफ इंश्योरेंस इन ऑन द हायर रिटर्न इन फ्यूचर। देखो निवेश योजना वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आय के एक भाग को भविष्य में अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए क्या है, विभिन्न सुरक्षित साधनों में निवेश करता है। यही क्या होता है, इन्वेस्टिंग। मान लो कि हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया अपने, तो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, इससे तो नहीं है, चलो बोल दे रहा हूँ, मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, और मैंने एक अच्छी सी प्रॉपर्टी खरीदी है। कहाँ पर, मैंने एक अच्छी सी प्रॉपर्टी खरीदी है सीपी में तो नहीं है कि 50 लाख में एक अच्छी सी प्रॉपर्टी। मतलब मैंने नॉर्मल सोसाइटी में एक 50 लाख की क्या है, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है। उसके बाद क्या है, 5 साल बाद वहाँ से एक वो निकल गया, क्या कहते हैं, मेट्रो निकल गई, हाईवे निकल गया वहाँ से, है ना। और उसके बाद क्या है, अब मेरी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और भाई मुझे तो कितने ज़्यादा फायदा होगा ना। ये इन्वेस्टिंग होता है कि अपने भाई शेयर मार्केट में लगा देना, जिससे क्या है हमें फ्यूचर में लाभ मिले। यही क्या होता है, हमारा इन्वेस्टिंग होता है। तो कितना प्यारा डायग्राम बना रखा है ना, इस तरह से बनाकर, वैसे तो नहीं बनाओगे फ्लो चार्ट तो मैं बोलता भी इस तरह से बनाकर आना, डायग्राम बनाओगे तो ओके तुम्हारा पेपर। तो अब देखो ये डायग्राम नहीं है, बेसिकली ये ऐसे समझाने के लिए ऐसे करेक्टर से ले रखे हैं, ठीक है ना। डायग्राम तो बनाते हैं एग्जाम के अंदर अब देखो हमें एक चीज़ है, हमें बताना है चालू खाता क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है। देखो चालू खाता सेविंग अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट आप समझ लो कि आम लोग खुलवाता है, और जो करंट अकाउंट है वो बिजनेसमैन खुलवाता है। सेविंग अकाउंट में क्या है, हमें एक इंटरेस्ट मिलता है, हम अपनी मनी सेव कर सकते हैं। करंट अकाउंट में क्या होता है ना, बिजनेसमैन खुलवाता है। अगर मान लो उनके पास पैसा नहीं होगा ना, मान लो एक बिजनेसमैन को ना रोज की रोज कितनी सारी ट्रांजेक्शन करनी होती हैं, कभी कभी उसका अकाउंट में सारे पैसे खत्म हो जाता है, और उससे तुमने ट्रांजेक्शन करनी है ना बिजनेस रिलेटेड, तो जो चालू खाता जो होता है ना, करंट अकाउंट, वो उसे एक बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी देता है। अगर ये फैसिलिटी हम लोगों के पास होगी ना, तो फिर तो क्या ही कहना वो फैसिलिटी देता है, क्या देता है, बैंक कहता है कि भैया अगर तुम्हारे बैंक में पैसे नहीं है तो अब भी तुम अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। वो लाखों लाखों की ट्रांजैक्शन कर देते हैं, उनके बैंक में 0 पैसे होता है। यहाँ अगर हमारे बैंक में अगर 2,000 रुपये बचा है ना, और अगर हमने 2,000 रुपये निकालने के लगा तो बैंक से नोटिस आ जाएगा, भैया अगर तुमने 2,000 रुपये निकाले तो तुम्हारा बैंक खाता बंद हो जाएगा, इसके अंदर कम से कम 500 रुपये तो छोड़ो। तो बस यही है, ठीक है ना। देखो सेविंग बचत खाता क्या है,
वह खाता है जिसमें व्यक्ति बचत राशि जमा करता है, ठीक है ना। सेविंग अकाउंट इज एंड द अकाउंट वेयर द पर्सनल डिपॉजिट इन द सेविंग। करंट अकाउंट इज द एन अकाउंट यूज बाय द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके लिए क्या है, व्यापार क्या कहते हैं हिंदी में ट्रांजेक्शन को, हाँ व्यापार लेन देन के लिए क्या है हम इसे यूज़ करते हैं। पर्पज़ क्या होता है, टू सेव मनी, टू अर्न, देखो इसका क्या होता है, टू अर्न इंटरेस्ट है ना, इसका क्या होता है हमें अपने बचत को बचाना और ब्याज प्राप्त करना। व्यापारी लेन देन बिजनेस ट्रांजेक्शन को करना, ठीक है ना। मिनिमम बैलेंस इसमें लोअर बैलेंस इज रिक्वायर्ड, देखो कम न्यूनतम राशि पर्याप्त, इसमें क्या है अधिकतम न्यूनतम राशि इसमें होनी चाहिए, हाई मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड। ट्रांजेक्शन इसमें लिमिटेड ट्रांजेक्शन होती है, इसमें अनलिमिटेड, भाई कितनी भी कर सकता है, एक बिजनेसमैन को कितनी भी कर सकता है, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकता है, ट्रांजेक्शन्स कर सकता है, ठीक है। ये रीड कर लेना, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है आपको, कि आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया, हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। आई होप आपको समझ में आएगा। कैलकुलेशन वही बात भाई कितने बार रीड कर चुका हूँ मैं, कैलकुलेशन मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा है उसकी समरी है ये कैलकुलेशन, निष्कर्ष आप खुद रीड कर लेना। हम आगे आते हैं, देखो हम आगे 5वें क्वेश्चन पर। अगर जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। म्यूचुअल फंड क्या होता है, देखो व्हाट इज दिस म्यूचुअल फंड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो हमें म्यूचुअल फंड बताना है इसके अंदर। दूसरा हमें बताना है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, पर्सनल इन्वेस्टिंग मतलब व्यक्तिगत निवेश योजना में इसकी क्या भूमिका स्पष्ट करनी है ये बताना है। अथवा ऋण क्या होता है, व्हाट इज दिस लोन, और एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, लोन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली तीन चीज़ पूछी गई हैं, ये 4 हो जाएगा, हाँ। तो सबको एक संग डिस्कस करते हैं। देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड के कितने सारे ऐड देखे होंगे ना आपने, कितने सारे ऐड आ जाते हैं म्यूचुअल फंड के, तो वही म्यूचुअल फंड है जो उस ऐड में होता है और कुछ भी नहीं है। क्या करो सर आप तो बताओ, अरे मैं बताऊंगा चिंता मत करो। सब्सक्राइब तो कर दो, फिर मैं पढ़ाता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करने के बाद मेरी वीडियो को ज़्यादा जल्दी जल्दी शेयर कर दो मेरे सारे फ्रेंडों के पास। आपके फ्रेंडों के पास तो यार फाइनेंशियल लिटरेसी होगी ना, सेम से सब्जेक्ट लिए होंगे, ताकि कॉलेज में आप संग रहो, संग कॉलेज जाओ, है ना। इसलिए अपने फ्रेंडों के संग तुम्हें अपना एडिशन कराया होगा ताकि, और सेम सब्जेक्ट लिए होंगे ताकि आगे पीछे बैठे चीटिंग वीटिंग हो जाए। तो प्लीज़ यार शेयर करो, और उससे आप भेजोगे, वो पढ़ेगा तभी तो आप चीटिंग कर पाओगे उसमें से देख कर। वैसे तो 9 दिन नहीं आइए वीडियो देखने के बाद। देखो म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या हम एक म्यूचुअल एजेंट को ढूंढते हैं, उसमें क्या है वो जो है ना हमारी मनी को क्या करता है, शेयर बॉन्ड डिवेंचर इन सब में मार्केट जो भी है इन्वेस्ट करता है, और द इनकम अर्न एंड द रिस्क एंड द शेयर बाय द, देखो और जो इनकम अर्न करता है उसमें क्या है फ्यूचर, हाँ सब में बांट देता है। देखो क्या होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास पहला स्टेप होता है हमारे पास है पैसा। देखो इससे पहले होता है हमारे पास मनी, हम देते हैं उसे म्यूचुअल एजेंट के पास। अब म्यूचुअल एजेंट कुछ भी करना है, चलो वो क्या है हमारी मनी को जो है ना डिफरेंट सोर्स पे लगाता है। किसी एक पे लगाएगा, मान लो कि हमारे पास पैसा है, हमने किसी एक ही कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब क्या है, अगर वो कंपनी लॉस में चली गई तो हमारी सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। वही जो ये एजेंट होता है क्या करते हैं, ये हमारे पैसे को ना, पहले तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इनके पास पैसे देते हैं, फिर ये थोड़ा थोड़ा पैसा ना बहुत सारी जगह लगा देता है। जैसे आप यहाँ पे बोल रखा था ना, कहाँ का लगाता है, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, है ना, टेक मनी इन्वेस्टमेंट, देखो शेयर में, प्रॉपर्टी में, मतलब ऐसी बहुत सारी जगह ये अपने पैसे को लगा देते हैं। अलग अलग तरीके के शेयर्स खरीद लेते हैं, बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, डिवेंचर्स खरीद लेते हैं, जिससे कि अगर मान लो हमारा एक जगह, हमारा देखो इन्हें एक ये 5 जगह इन्हें हमारे पैसे इन्वेस्ट करा, हमारी चलो ये और ये हमारा बेकार भी चले गया, ठीक है ना, तो भी हमारे यहाँ से तो हमें रिटर्न आएगा ना, रिटर्न आएगा नहीं आएगा, तो क्या है हमारे पैसे डूबे तो नहीं, हमें कुछ ना, हमें फ़ायदा तो हो रहा है। 1-2 डूबे तो यहाँ से तो पैसा रहा, मालूम हमने सारा पैसा यहीं लगा दिया होता तो क्या होता, हमारा सारा का सारा पैसा क्या है वो डूब जाता, हम लॉस में आ जाते हैं, ठीक है ना, हमें हार्ट अटैक आ जाता भाई। बाकी समझ गए ना म्यूचुअल फंड क्या होता है। बाकी ये जो है ना ये डायग्राम, इस तरह से डायग्राम बना के लाना, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देना ये म्यूचुअल एजेंट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप रिटर्न कैरी फॉरवर्ड कर देना दोबारा से, यहाँ पर ऐसे एक लाइन से बनाकर कि रिटर्न मिल गया क्या है पब्लिक को, ठीक है ना। यहाँ पब्लिक है, इसे क्या है रिटर्न मिल गया, उससे फ़ायदा होने के बाद, क्योंकि ग्रोथ चल रही है तो पता फ़ायदा हुआ तो क्या है उसे वो मिल गया, रिटर्न मिल गया। इस तरह से आप डायग्राम बना कर आना, ठीक है ना। लो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बना दिया। यहाँ से क्या वो पैसे दे रहा है इसको, ये इसको इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है, इस तरीके से डायग्राम बनाना, ठीक है ना। अब देखो हमें यहाँ पे पूछा है, देखो म्यूचुअल फंड के प्रकार क्या होते हैं, इक्विटी फंड, डेथ बैलेंस, मनी मार्केट, इंडेक्स फंड और ELSS फंड। देखो ELSS फंड की मेरे को फुल फॉर्म बताएंगे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना।
ओके अब देखो रोल ऑफ पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या होता है। कम राशि में निवेश की सुविधा हमें मिलती है किसमें, पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में। एट इम्प्रूवल, देखो ये क्या हमारे जोखिम के जोखिम का जो विभाजन है, जोखिम का विभाजन करता है। म्यूचुअल फंड हमारे जोखिम का विभाजन करता है। देखो आपको पता लगाना क्यों करता है, मैंने भी आपको बताया कि 5 जगह में से अगर हमारा 2 जगह खराबी चलेगा तो 3 जगह से भी रिटर्न मिलेगा ना। तो क्या हमारे जो 2 जगह का जो वो था लॉस होता, इन सब ने इन तीनों कंपनियों ने से कवर कर लेना, बस वही बात है। ठीक है ना, ये रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा इजी है। अब देखो हम पढ़ेंगे निकल गया था ना, पढ़ेंगे ओके ना, पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज दिस लोन, लोन क्या होता है और ऋण क्या होता है। ठीक है ना, आई समझ में आ रहा है ना आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये फर्स्ट ऐसी वीडियो देख रहे हो 1.5x पर 2x पर। देखो मेट्रो में जो बच्चा वीडियो देख रहा है ना भाई, वो लेजेंड है भाई सच में यार। मेट्रो में कैसे कवर कर लेते हो यार, सच बता रहा हूँ कि मैं अपने समय पर जब पढ़ाई करता था ना, तो मुझे कभी भी यार 2x से वीडियो समझ में नहीं आती थी। मुझे भाई पहले वीडियो ना, पहले एकदम सिंपल वे में, कम से कम मैं 1 से 2 बार तो देखते ही देखते एकदम सिंपल, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज कह रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड पर वीडियो को। उसके बाद में 1.5x 2x तो देखते नहीं था। 2x में मेरे को लगता था क्या ही बोल रहा है ये, कुछ समझ में नहीं आता था। और भाई तुम सब यार लेजेंड हो सच में, तुम सब 2x कैसे देख लेते यार। ओके चलो भाई, हो तुम लेजेंड भाई, जेनजी हो जेनजी। अब आराम से करोगे, चलो जेनजी तो मैं भी हूँ यार पर मैं इतना लेजेंड नहीं था कि 2x में वीडियो देख सकूँ बाकी कमेंट करना मेरी वीडियो को 2x पे कौन कौन देखता है, ठीक है ना। और जो नॉर्मल देता है वो क्या ही कह रहा है यार, मेरा वॉच टाइम बढ़ा रहा है वो तो चलो ऋण क्या होता है और व्हाट इज दिस लोन, इंग्लिश में देखते हैं। लोन क्या होता है यार, सबको पता है यार लोन क्या होता है। हम अपना किसी भी काम को करने के लिए हमें पैसे में तो हम लोन लेते हैं, वही तो लोन होता है। बस अपनी कुछ जमाए मतलब अपना कुछ डिपॉजिट, कुछ अपना प्रॉपर्टी हम उनको हम रखते हैं। ऐसा जैसे बैंक से हम कहीं लोन लेने तो वो हम हमसे रखवाएंगे ना, पहले तो हमसे पूछेंगे भाई तुम इनकम कितनी जनरेट करते हो। फिर हमसे कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ काम कराएंगे, फिर हमारी प्रॉपर्टी को अपने पास रखेंगे। ऐसा धरोहर कह रहा हूँ, ऐसा सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर में हम भाग गए तो भाई हमारी प्रॉपर्टी तो ले देंगे, वो नीलाम तो कर देंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। लोन वह राशि है जो एक व्यक्ति संस्था द्वारा दूसरी व्यक्ति संस्था को किसी निश्चय अवधि के लिए शर्तों पर दी जाती है। ठीक है ना, दी जाती है। वह मूलधन के साथ निर्धारित ब्याज भी चुकाता है। साथ में वो मूलधन मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू के संग संग ना इंटरेस्ट भी चुकाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू तो अच्छा आपको बताया, प्रिंसिपल वैल्यू और क्या कहते हैं इंटरेस्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। प्रिंसिपल वैल्यू अमाउंट वो होता है, मान लो मैंने बैंक से 10 लाख रुपए लिया तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख रुपए, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है 5% का, 10% का, 20%, 25%, 30%, वो भाई बैंक के ऊपर है कितना वो मुझे इंटरेस्ट चार्ज करेगी मेरे से, है ना। जैसे 10% है, 10 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 हुआ ना। 10,000 हुआ, पता नहीं कितना हुआ, 10,000 हुआ। तो 10,000 पे क्या है वो इंटरेस्ट लेगी, वो इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो 10 लाख हो गया। ठीक है ना। लोन इज द अमाउंट और मनी गिवन बाय द पर्सन इंस्टीट्यूट द अनदर पर्सन। ठीक है ना, इंस्टीट्यूट इज द पीरियड ऑफ द टाइम कंसिडर दैट द बोरो विल बी पे द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ हमसे चार्ज करती है। मतलब करो लोन यार। अच्छा आपने लोन ट्रैप सुना है, पढ़ा है? लोन ट्रैप, ऋण जाल, हाँ ऋण जाल कहते हैं। लोन ट्रैप और ऋण जाल पढ़ा है आपने, इकोनॉमिक में था ये आपका, 12th क्लास में था आपका इकोनॉमिक में ऋण जाल के बारे में आपको। ठीक है ना, और हम कैसे बच सकते हैं ऋण जाल के ऊपर, इसका क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में। 10 नंबर का, 5 से 10 नंबर का बोर्ड ऑफ पेपर क्वेश्चन आता है इसका। जितने कॉमर्स वाले बच्चे हैं बताना मुझे, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा तो अभी आपको मेमोराइज है तो बहुत अच्छी बात है। आप इस क्वेश्चन के अंदर ऋण जाल के बारे में, लोन ट्रैप के बारे में लिख सकते हैं अगर आपको मेमोराइज है तो, और नहीं है तो फिर क्या ही कहना भाई। चलो पहला हमारा व्यक्तिगत, कितने तरीके के लोन होता है देखो। पर्सनल लोन होता है, होम लोन होता है ना, व्हीकल लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है। भाई कितने सारे बच्चे जो है वो एजुकेशन लोन लेते हैं अगर वो बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं, है ना, या कोई महंगा कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है वो पर्सनल कह रहा हूँ एजुकेशन लोन लेंगे। ठीक है ना। बिजनेस लोन होता है हमारा, कृषि लोन, एग्रीकल्चर लोन होता है। ठीक है ना। व्यक्तिगत ऋण होता है, आवास ऋण होता है, वाहन ऋण होता है, शिक्षा ऋण होता है, स्वास्थ्य ऋण होता है, व्यवसाय ऋण होता है, और हमारा कृषि ऋण होता है। ठीक है ना। ये कब लेते हैं, गिवन द पर्सनल नीड, जब हमें पर्सनल नीड होती है। ठीक है ना। जैसे हमें मैरिज करनी है, ट्रैवल करना है, एजुकेशन, बस मैरिज और एजुकेशन, और मैरिज और ट्रैवल लिखना, एजुकेशन मत लिखना। ठीक है ना। होम लोन कब होता है, जब गिवन द परचेज, हम कोई प्रॉपर्टी अपना घर परचेज करें तो हम होम लोन लेते हैं। ठीक है ना। और वाहन लोन कहते हैं कार, बाइक,
टूट आदि पर हम लेते हैं। शिक्षा क्या है, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हम ये लेते हैं। सब बिजनेस क्या है, बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए हम लेते हैं बिजनेस लोन। कृषि क्या है, कृषि कार्य जैसे बीज, खाद, सिंचाई या फिर हमें उपकरण खरीदना, ट्रैक्टर वैक्टर खरीदना है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट करो, एग्रीकल्चर ऋण लेते हैं। ठीक है ना। देखो कुछ विशेषताएं भी हैं, ये सब रीड कर लेना जो हमने ऊपर पढ़ा, वही सब व्यवस्था और कुछ नहीं है। निष्कर्ष भी रीड कर लेना। ठीक है ना, बहुत ईजी है एकदम, आपका तो ईजी तरीके से लिख रखा है एकदम, बिल्कुल एकदम सरल लैंग्वेज एकदम। अगर ये वीडियो अगर मेरी कोई अगर 10वीं क्लास का बच्चा भी देखेगा ना तो वो भी भाई प्रो बन जाएगा इस वीडियो में। और नोट्स पढ़ते तो क्या ही कहना, फाइनेंशियल लिटरेसी के नोट्स पढ़ते तो क्या ही कहना उस बंदे के, एकदम अच्छे से आपका मतलब 10th क्लास का बंदा भी अच्छे से पेपर दिया यूनिवर्सिटी का। आप तो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हो भाई, आप तो एकदम फोड़ के रख दोगे। ठीक है ना। बाकी ये मेरा प्यारा सा चैनल है, इसके ऊपर 230 लोगों की फैमिली पूरी हो चुकी है। ठीक है ना। बाकी मेरा टारगेट है कि अब जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी हो। जल्दी से आप 500 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़, कर दो यार। चलो हमारा छठा क्वेश्चन आ चुका है। टाइप्स ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बैंकिंग उत्पादक और सेवाओं के प्रकार क्या है, और वार्षिक कंसेप्ट ऑफ एन्युटी एंड एन्युटी विद एग्जांपल, हमें बताना है वार्षिक की अवधारणा। देखो एन्युटी को वार्षिक कहते हैं, वार्षिक की अवधारणा उदाहरण से बताना है हमको। ठीक है ना। कि देखो यार इतने अच्छी तरीके से नोट आपको कौन ही देगा यार, कितने प्यार तरीके से नोट्स बना रखे हैं एकदम, बहुत मेहनत लगी है और टाइम लगा है। देखो वो बैंकिंग प्रोडक्ट क्या होता है, बैंकिंग प्रोडक्ट आर द फाइनेंशियल, देखो जो भी हमें बैंक के द्वारा जो भी हमें सुविधाएं मिलती हैं वो सारे बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज हो गए। ठीक है ना। इसमें क्या है हमारा डिपॉजिट प्रोडक्ट हो गया, हमारा सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है ना। आरडी, ये क्या है हमारा बैंकिंग प्रोडक्ट है ना। लोन प्रोडक्ट हमारा होता है, होम लोन मिलता है, पर्सनल लोन मिलता है, एजुकेशन लोन होता है, व्हीकल लोन होता है, इन्वेस्टमेंट हमें मिलता है, म्यूचुअल फंड होता है, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन स्कीम हो गई, बैंकिंग सर्विसेज मिलती है हमें, एटीएम सर्विसेज मिलती है। ये क्या हमारी सर्विसेज है ना। एटीएम सर्विसेज हो गई हमारी, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, हमको कह रहा हूँ हमारे को हम सबको मोबाइल बैंकिंग हो गई। और देखो ये सब लिखा है ना, एटीएम, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीसी, आईएमपीएस है ना, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ये सारी क्या हमारी बैंकिंग सुविधाएं, ये सारी हमारे क्या बैंकिंग प्रोडक्ट है। अच्छे से रीड कर लेना, बैंकिंग प्रोडक्ट बैंकिंग सर्विस आता ही आता है। अब बता दो, अभी आपको तो लगेगा मुझे सारे याद है, पर आप वहाँ जाके ना एकदम भूल जाओगे, अरे क्या होता है बैंकिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, बैंक कौन सा प्रोडक्ट बनाने लगी है, ऐसा बोलेंगे आधे ज़्यादा बच्चे तो, बैंक कौन सा प्रोडक्ट। अगर कोई पढ़ के जा रहा है तो कहेगा है प्रोडक्ट, अरे बैंक कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, बैंक क्या आलू आलू करो चिप्स बनाने लगी है वो ये सोचेगा चलो कुछ बच्चे सोचेंगे यार, सब नहीं सोचेंगे। ठीक है। तो सबके लिए नहीं था ये कमेंट। ठीक है। कहीं आप मुझे यार कमेंट करने लगे कि सर आप ऐसे कैसे फिल्म कर सकते हो, बच्चों को उनको नॉलेज है। तो भाई नॉलेज है, मुझे पता है, वो सोच मैं ऐसी बोल रहा था यार। ठीक है। तो अच्छे से रीड कर लेना। ओके। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बैंकिंग उत्पादों और सेवा के लाभ क्या हैं। देखो सबसे पहले तो ये हमारी वित्तीय सहायता देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वित्तीय सहायता फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान कराता है। और हमको ना तो बहुत ज़्यादा सुविधा देता है भाई, हम अपनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एकदम, बैंक नहीं जा रहे, अपने फ़ोन से ही हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी सुविधा हमें दे रहा है ना। इजी ट्रांजेक्शन, आसान लेन देन हो गया, समय की वजह से हमारा पैसा ही बचता है, समय बचता है, पैसा करो समय बचता है। अब मान लो मेरी ब्रांच यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, मुझे इतनी कड़ी धूप में मुझे पैसे करना है अपने दोस्त को, तो मुझे क्या यहाँ से अपनी ब्रांच जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके कितना समय लग गया, फिर वहाँ से आने का समय लग गया, फिर वहाँ पे फॉर्म भरो, ये करो वो करो, तो फलाना ढमकाना, इतनी भीड़ होती है, तो हमारा टाइम सेविंग होता है। बेटर मनी मैनेजमेंट, अपने पैसे को अच्छी तरह से वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है ना। आरडी हो गया, एफडी हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, तो पैसे जमा करके हम अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं बैंक से। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑन लिविंग, हमारे क्या जीवन स्तर को सुधार करता है, क्या हमारा ये बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं ये। ठीक है। अब मान लो हम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, हमें क्या कहते हैं बैंक में लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी जाके एटीएम में जाके अपना कराया और जरूरी, तो अब पैसे जमा कराने के लिए निकालने के लिए क्या है, अगर हम बैंक से निकलवाएंगे तो हमें अपनी ब्रांच पे जाना पड़ेगा, जो हमारी होम ब्रांच है। ठीक है ना। होम ब्रांच समझते हो ना आप, होम ब्रांच क्या होती है, समझते ही होगे। और अगर फिर क्या है, हमें एटीएम की सुविधा दे दी कि हम किसी भी उस बैंक का ब्रांच होना चाहिए, चाहे वो होम ब्रांच हो या ना, बस ब्रांच होना चाहिए उस बैंक का। ठीक है। और वहाँ से जाके हम अपने पैसे जमा कर सकते हैं, बाकी किसी भी बैंक से हम पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जमा हमें होम ब्रांच से ही करना होता है, बाकी हम किसी बैंक से पैसे जाके किसी बैंक के एटीएम से जाके पैसे निकाल सकते हैं। अब देखो कंसेप्ट ऑफ एन्युटी, देखो होता क्या है, व्हाट इज एन्युटी, क्या होता है। देखो जो एन्युटी होता है ना,
जिसे हम वार्षिकी कहते हैं। ये एक ऐसी वित्त व्यवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति एक निश्चित अवधि तक निर्मित अंतराल तक निश्चित राशि का भुगतान करता है या प्राप्त करता है। यह आमतौर पर भविष्य में निर्मित आय प्राप्त। देखो क्या होता है एनुटी। एनुटी का देखो मतलब क्या है। एनुटी इज द फाइनेंशियल एग्रीमेंट विच इज द पर्सन मेक द फाइनेंशियल फिक्स पेमेंट और द रिसीव द फिक्स अमाउंट ऑफ द रेगुलर इन्वेस्टमेंट फॉर द सर्टेन पीरियड फॉर द लाइफ टाइम भी हो सकता है। इट इज़ अ रेगुलरली डोंट टू रिसीव रेगुलर इनकम इन फ्यूचर। देखो एनुटी का मतलब क्या होता है। बेसिक एनुटी का मतलब ये होता है एक आदमी ना, एक पर्सन अपना कुछ पैसा जो है ना वो किसी कंपनी में, किसी चीज़ में और किसी संस्था में क्या है थोड़ा पैसा अपना लगाता रहता है। क्यों? उसे पता है देखो फ्यूचर में जब वो पैसा नहीं कमा पाएगा, फ्यूचर में मान लो वो पैसा नहीं कमाएगा या उसके साथ कुछ भी दुर्घटना हो जाती है तो उसको वहाँ से ना रेगुलरली। देखो इंश्योरेंस में क्या था, आपको एक बार में आपको पैसा दे देंगे, खत्म, आपका इलाज करा देंगे, कुछ भी करा देंगे, आपका व्हीकल डैमेज हो गया उसका करा देंगे, खत्म, आपका खत्म, उनका स्टोरी खत्म वहीं से। और हमारा स्टोरी हमारा वहीं से खत्म। नहीं, हमारा स्टोरी क्यों खत्म हो भाई, उनका खत्म हो। पर एन्युटी में क्या है कि हमें हर महीने हमको एक निश्चित अमाउंट मिलता रहेगा। और सच में ये जो हमारे जो सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन इन सब के लिए जो बैंक, कौन सा बैंक कहते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस जो है ना वो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी देता है। जिसमें क्या है, अगर आपको बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होगा ना तो प्लीज़ यार इग्नोर करना है। सॉरी क्या करूँ मैं, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ उसके बाद भी नॉइज़ आ ही जाता है। कितना मना करा मैंने कि पर मत आना, मैं वीडियो शूट करूँ पर तब भी यार कोई ना कोई आ ही जाता है। इसके लिए दिल से माफ़ी, बहुत ज़्यादा माफ़ी, तुम हाथ जोड़कर माफ़ी, प्लीज़ इग्नोर करना, है ना। देखो क्या होता है कि इसमें ना मान लो हमने थोड़े पैसे जमा करते रहे, हमारी इनकम से करते रहे, या हमने थोड़ा पैसा जमा करते रहा, सैलरी से करते रहे, जमा करते रहे, वो जमा हो गए वहाँ एक उस मान लो पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद क्या, पोस्ट ऑफिस हमें 10 साल 15 साल बाद ना हमें ना निश्चित अमाउंट हमें हर महीने ना 10-10 हज़ार रुपये हमें देता रहेगा। जिससे क्या है हम अपनी लाइफ को आराम से व्यतीत कर पाएंगे, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होंगे कि हमारा बच्चा हमें देखेगा या कोई रिश्तेदार देखेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यही एनुटी का कंसेप्ट तो आपको समझ में आया होगा ना। यहाँ से आप इसके प्रकार, ये सब विशेषता आप ऐसे पढ़ लेना, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, लाभ उदाहरण पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि मान लो यदि एक व्यक्ति 5,000 रुपये प्रति माह 20,000 तक जमा करता है तो रिटायरमेंट की बाधाओं से ऐसा तुम रिटायरमेंट समझ सकते हो। जैसे रिटायरमेंट का कंपनी पैसे देती है वैसे ये पैसे देंगे, ठीक है ना। रिटायरमेंट के बाद रिटर्न के बाद जो जीवन भर नियमित रूप से उसे 5,000 रुपये प्रति देखो महीने प्रति मिलते रहेंगे। यही है एनुटी के अंदर, ठीक है ना। उसे 5,000 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे, ठीक है ना। अब क्या 5,000 रुपये मिलेंगे यार, तब भी कितनी हेल्प है ना। कोई आपको 5 रुपये नहीं देगा, अगर किसी ने 10 रुपये भी दे दी तो आपसे मांगने लगेगा भाई मेरे 10 रुपये दे। तो ये होता है। वैसे एनुटी बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। कैलकुलेशन तो आपको पता ही है भाई, हमको रीड करना है क्योंकि सब सेम दे रखा होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ओके क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पढ़ना है। ये भी थोड़ा एनुटी की तरह नहीं, एनुटी की तरह नहीं, अलग एनुटी से बिल्कुल ही। एंड द डिफाइंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन उसका हमें एक्सप्लेन करना है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP का कितने सारे ऐड देखोगे ना आपने, वही SIP जो हमने ऐड में देखा है, ठीक है ना। SIP कितने सारे ऐड आते हैं, मेरे ख्याल से वीडियो देखते हुए बहुत सारे बच्चों के SIP के ऐड आते होंगे, है ना। एक्सप्लेन द, अब देखो जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना वो भी आपका आपको ऐसे ऐड दिखाता होगा जिस तरह की आप वीडियो देखते होगे। अगर मान लो आप ऐसे ही पढ़ाई रिलेटेड वीडियो देखते हो तो आपको पढ़ाई रिलेटेड आपको वीडियो ऐड दिखा रहा होगा। मान लो आप देखते हो कि फैशन की या फिर मेकअप की, तो आपको वैसा मेकअप की देखोगे नहीं, देखोगे ना। हाँ, लड़कियों के लिए नहीं, सबके लिए। सॉरी यार, ये कमेंट एकदम बेकार, इससे एकदम इग्नोर करना, ठीक है ना, किसी के लिए नहीं था ये। हम पढ़ेंगे व्हाट इज दिस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, SIP क्या होता है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द बेनिफिट, इसके एक्सप्लेन करना है फीचर और बेनिफिट को, ठीक है ना। ओके, देखो पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। देखो सिंपल तरीका है। द वैल्यू ऑफ द मनी, देखो पहले हम समझेंगे एक एग्जांपल दे रखे हैं, वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट केस में दे रखा है, ठीक है ना। बाकी हिंदी मीडियम वाले अच्छे से पढ़ना। देखो क्या दे रखे हैं, आज का 10 नहीं, आपका 100 रुपये भविष्य के 100 रुपये से अधिक होगा, अधिक मूल्यवान होगा, है ना। सहमत हो आप इससे, आपके 100 रुपये भविष्य में 100 रुपये से ज़्यादा कीमती होंगे आज के 100 रुपये। देखो कैसे समझा, इसके अंदर दे रखा है क्योंकि आज का पैसा निवेश करके ब्याज कमा सकते हो। देखो जैसे कि हमारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है ना, हमारे पास आज 100 रुपये हैं और हमारे फ्यूचर में 100 रुपये होंगे, उससे ज़्यादा वैल्यू हमारे आज के 100 रुपये की है, हमारे प्रेजेंट के 100 रुपये की है। कैसे, हमने आज के 100 रुपये हमने कहीं भी निवेश कर दिए तो फ्यूचर में जाके हमें वो जो 100 रुपये है ना, हमें वो उसका इंटरेस्ट मिलेगा हमको, तो इसकी वैल्यू हुई नहीं हुई। और बाकी एक चीज़ और, अगर हम आज के 100 रुपये से हम
जैसे कि पहले 1 की 4 टॉफ़ी आती थी नहीं आती थी, अब 1 की 4 टॉफ़ी आती नहीं आती ना। तो पहले जो 1 रुपया था लोगों के पास वो कितना ज़्यादा मूल्यवान था, और आज देखो फ्यूचर का 1 रुपया, उससे तो भाई एक पल्स आती है, एक टॉफ़ी आती है पल्स, है ना, आती नहीं आती। तो बस वही बात है। उदाहरण के लिए आज आपके पास 10,000 रुपये हैं और 10% का आपका ब्याज पर निवेश करने पर आपको 1 वर्ष बाद आपको 11,000 रुपये हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। तो बस पैसे की वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी, ये द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। द value of money mean that the money available today is the worth more than the same amount in the future become it is the can earn interest, क्योंकि हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे उससे, ठीक है ना। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, थोड़ा पैसा है, बाद में जाके फ्यूचर में क्या है वो ज़्यादा पैसा बन जाएगा समय के साथ। इस डायग्राम को देख के आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ये सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो इसके कारण क्या होता है, हमारा पैसा बढ़ता क्यों है। चलो ये तो पता लग गया ना, फ्यूचर में पैसा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट रेट होगा, इन्फ्लेशन, रिस्क, है ना, जोखिम और निवेश अवसर, ठीक है ना, ये सब हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमें निवेश निर्णय लेने में हमें आसानी होती है, ऋण मूल्यांकन करने में, मतलब कि लोन एवोल्यूशन करने में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, ये सब होता है। अब देखो कैलकुलेशन है टीवीएम कहते हैं, टाइम वैल्यू मनी को, यहाँ से कैलकुलेशन पढ़ लेना। अब देखो फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, ये सब देखो। स्टूडेंट थोड़ा सा ग्लिच नहीं, थोड़ा सा दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये समझो यहाँ पर आपको एसआईपी के बारे में ही दे रखा है, ठीक है ना। आपको पर्सनल कह रहा हूँ, जो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है ना वो आपको इसमें दे रखा है। जितने भी हिंदी में इंग्लिश में स्टूडेंट है ना वो यहीं से रीड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे नोट्स करना दोबारा से एसआईपी के बारे में दे दिया, ठीक है ना। कोई बात नहीं, समझा तो मैं हिंदी में रहा हूँ ना, इंग्लिश वालों को भी, तो बस समझ लो सारी की सारी इसका लिख देना इंग्लिश में। देखो पहले क्या है, आय व्यय बचत। देखो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है क्या, हमें डिसिप्लिन करना फाइनेंशियली, है ना, डिसिप्लिन होना। वैसे हम एजुकेशन पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन नहीं है, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो क्या ही होंगे, है ना, तब भी होना ज़रूरी है, अभी नहीं तो फ्यूचर में होना ज़रूरी है। जब हम खुद पैसे बहुत सारे बच्चे फाइनेंशियल डिसिप्लिन होंगे, ऑलरेडी होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, इनफैक्ट सभी बच्चे होंगे जो भी पढ़ रहे हैं ये, ठीक है ना। सब इतने मैच्योर हो चुके हैं भाई, सब हो चुके हैं इतने मैच्योर, अब कोई बच्चा नहीं है, तो सबके सभी होंगे, ठीक है ना। क्या है, अपने आय व्यय बचत और निवेश को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करना, मतलब कि एक प्लानिंग बनाना, किसको, अपने आय को, व्यय को, बचत को, मतलब कि अपनी इनकम को, है ना, अपने एक्सपेंस को, अपनी सेविंग, इन सब का क्या है, अच्छे से एक प्लानिंग करना है, इन्हें हमें कैसे खर्च करना है, किससे जो भी करना है, यही हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है, ठीक है ना। इसके मुख्य तत्व कौन कौन होता है, हमें नियमित बचत, हमें मंथली हमने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी इनकम में से। हमारी इनकम का 30% हमें कहीं ना कहीं बचत कर देना चाहिए, निवेश कर देना चाहिए, ठीक है ना। बजट बनाना, हमें हर महीने पे बजट बनाना चाहिए कि हम अपना इतना पैसा, अपना 30% एजुकेशन में लगाएंगे, 20% का हम निवेश करेंगे, है ना, अपना 40% हम अपना हेल्थ, अपना फूड पे लगाएंगे, अपना 10% एजुकेशन कर रहे हो अपना हेल्थ को देंगे। इस तरह से हमें बजट बना लेना चाहिए, ठीक है ना। बजट बनाना होता है। अननेसेसरी जो भी एक्सपेंस होता है उन्हें हमें एकदम रिड्यूस कर देना चाहिए, जितने भी अननेसेसरी जितने भी हमारे अनियमित खर्चे हैं उन्हें हमें कम कर देना चाहिए, ठीक ना। समय पर ऋण चुकाना, अगर हमने कहीं से लोन लिया है तो हमें उसको समय पर टाइमली हमें चुका देना चाहिए। क्या ही फ़ायदा उसका, हमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमें पता है हमें उसका प्रिंसिपल अमाउंट से देने, साथ में क्यों फ़ायदा हमें प्रिंसिपल अमाउंट के समय हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़े। इससे अच्छा हमें एक टाइम पीरियड पे हमें उस लोन को चुका देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ क्या है, हमारा इंटरेस्ट के रेट बढ़ता जाएगा। अगर WDB मेथड से अगर वो लोन चार्ज हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो नियमित हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है ना। यही सब क्या होता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के मुख्य तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा इसके एलिमेंट क्या होता है, इसके लाभ क्या होता है, हमें अधिक सुरक्षा मिलती है, ठीक है ना, हम धन संचय कर पाएंगे, हम एकदम पीसफुल हो जाएंगे भाई, हमें फ्यूचर के लिए टेंशन नहीं है, हमने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी, बहुत निवेश कर रखा है, हम अपने बच्चों की शादी आराम से करेंगे भाई, एक प्लॉट खरीद रखा है, उस प्लॉट को बेचेंगे, एक लड़के की शादी, इस तरह से। नहीं देखो ऐसा होता है, मैं सबके ये एग्जांपल सबके लिए नहीं है, पर कुछ लोग तो देखो करता है ना ऐसा, मतलब होता है। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, इन्वेस्टमेंट इसीलिए तो करता है ताकि फ्यूचर में अपने काम कर सके, तो बस किसी को बुरा मानने वाली बात तो है ही नहीं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ से रीड आउट कर देना आप, ठीक है ना। ये बड़ा ईजी सिंपल एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है ना, ये रीड आउट कर लेना आप, ओके, ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है ना। यहाँ से आप रीड आउट कर लेना, ओके। कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, यहाँ पे टाइम वैल्यू का कैलकुलेशन दे रखा है, यहाँ पे एसआईपी का कैलकुलेशन दे रखा है, तो रीड कर लेना बच्चों। हम आगे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें हमें बताना है आयकर के स्रोत। देखो हम अपना एक्सप्लेन द नीड ऑफ द इम्पोर्टेंट द बाइंग द हेल्थ इंश्योरेंस। देखो यहाँ पे हमसे एक चीज़ है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है सिर्फ ये वाला, हिंदी में ये नहीं लिखा कि हमारे आय कर के स्रोत क्या कैसे हमसे हम ठीक है ना। यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, चलो पढ़ते हैं। हमारे आयकर होता क्या है। देखो आयकर वह कर है जो सरकार व्यक्ति HUFM
आयकर क्या होता है, जो हमारी इनकम पे जो हमारा जो लगता है ना कर, उसे आयकर कहते हैं। तो हमारा वो कर बना कैसे, वही हमको बताना है। कंपनी आदि की आय पर लगती है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार लगाया जाता है, किसी व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है, ठीक है ना। आयकर की मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं हमारे पास आय कहाँ से, वो आय के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो हेल्थ इंश्योरेंस अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। एक बार हम पढ़ लेते हैं ये वाला आय वाला पढ़ लेते हैं। देखो वेतन से आय कहाँ से आती है हमें, हमारी इनकम कहाँ से होती है मेनली, बताओ। हमारी सैलरी से होती है ना। हमारा सबसे बड़ा पार्ट क्या है हमारी इनकम का, हमारी सैलरी है ना। हमारी जो सैलरी है, हम जो काम करता है उसी का हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हमारा आते किराया आ रहा है, ठीक है ना। किराया आ रहा है, लीज पर हमने कुछ दे रखा है, उससे आ रहा है हमारा, ठीक है ना। प्रॉफिट होता है, गेन होता है, बिजनेस परफॉर्मेंस से हमें कोई गेन होता है। दुकान फैक्ट्री हमारी, डॉक्टर वकील ये सब है हमारा प्रोफेशनल है डॉक्टर वकील का, या फिर हमारी दुकान या फैक्ट्री, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है। कैपिटल गेन हो रहा है हमारा, ठीक है ना। जो हमें शेयर फंड प्रॉपर्टी हम लगा रखे हैं, उससे हमें कैपिटल गेन हो रहा है, ये आता है। या फिर हमें अन्य इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स, हमें जो अदर सोर्स से मिल रही है, हमें मान लो वो मिल रहा है, क्या कहते हैं, हमें गिफ्ट मिल रहे हैं, ठीक है ना। ग्रांट मिल रही है हमें, कहीं से किसी ने वो दे दिया, हमें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करा दी, ऐसे जैसे आने वो सब नहीं आएगा। बस इसमें वो आएंगे हमारी ब्याज आ गया, लॉटरी आ गया, हम कहीं से लॉटरी जीती, हमें पैसे पा गए कहीं से, हम रोड पे जा रहे हैं, हमें एक बैग मिल गया, इसमें 10 लाख रुपये रखे हुए हैं, तो हमारे क्या है, ये हमारा अदर ग्रांट, अदर स्रोत हो गए। आय करके देखो, आय करके स्रोत की विशेषता कर लेते हैं। यह आय के भिन्न साधनों को कवर करती है। सभी स्रोतों में कर व्यय होता है। देखो अगर हम इनकम टैक्स भरेंगे ना, तो इससे हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा होता है, जिससे क्या है सरकार के लिए राजस्व बढ़ता है। क्या होता है इसके महत्व, राजस्व बढ़ता है, जिससे हमें अच्छी फैसिलिटी मिलती है, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हमें अच्छे हाईवे, रोड, अस्पताल, और हमें अच्छे अस्पताल और क्या कहते हैं अच्छे गार्डन्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, वैसे ये सब अच्छे देखने को मिल रहे हैं क्या आपको, बताओ यार। मिल रहे हैं तो बताओ, ऐसे कोई कमेंट नहीं सरकार के ऊपर, सरकार अच्छी है, सारी सरकारें एक जैसी होती है। देखो आर्थिक विकास में सहायक होती है, हमारे सामाजिक और सार्वजनिक सेवाओं का संचालन करती है, ठीक है ना। आय में समानता लाने में सहायक होती है। नागरिकों के बीच क्या है, कर का न्यायसंगत वितरण होता है, ठीक है ना। यहाँ से अपडेट कर लेना निष्कर्ष, कुछ नहीं है निष्कर्ष में, जो हमने पढ़ा है उसका समरी। देखो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। कितना पढ़ लिया यार हमने बीमा के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस ही वही है जब हम एक इंडिविजुअल अपनी हेल्थ से लेकर रिलेटेड लेता है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना। हेल्थ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द इंश्योरेंस कंपनी इन विच द इंश्योरेंस एग्री टू पे द मेडिकल एक्सपेंस। वो क्या है, एक इंडिविजुअल और एक पर्सन और एक इंडिविजुअल एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर तुम हमको हमें हर महीने या हर मंथली या क्वार्टरली या ईयरली जैसा भी उसका पॉलिसी है उस हिसाब से तुम हमें पैसा दोगे। पर अगर तुम्हारे संग कोई भी अनसर्टेनिटी हो, तुम्हारे संग कोई प्रॉब्लम आ गई, तुम्हें बुखार तो नॉर्मल है, तुम्हें मतलब कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी तुम्हें इशू हो गया, तो उसमें हम तुम्हारा मेडिकल एक्सपेंस पे करेंगे, ठीक है, तुम्हारा ख्याल रखेंगे तुम्हारा, ठीक है ना। क्या है हमारा मेडिकल एक्सपेंस, ये सब इंजरी एंड डेथ में प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हेल्थ केयर कॉस्ट, ठीक है ना। नीड एंड इंपॉर्टेंट ऑफ द बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। देखो अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखेंगे सबसे पहले तो हम पीसफुल रहेंगे भाई, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कराता है। राइट मेडिकल कॉस्ट, ठीक है ना, राइजिंग मेडिकल कॉस्ट ठीक है ना। कैशलेस ट्रीटमेंट, हमारा जितने ट्रीटमेंट होता है वो कैशलेस होता है, हमें तो कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है ना। टैक्स बेनिफिट हमें मिलता है। पीस ऑफ माइंड, हमारे एकदम पीस ऑफ माइंड आता है, बताया ना आपको। और एक्सेस द बेटर ट्रीटमेंट, और हम एक्सेस कर पाते हैं एकदम बहुत बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट का उस समय, ठीक है ना। यही हमारा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। आई होप आपको हेल्थ इंश्योरेंस करने समझ में आया होगा। बेनिफिट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, जो हमने ये सब पॉइंट पढ़ा है ना, ये सारी इसकी बेनिफिटिंग और क्या है। बाकी और कुछ भी लिखा है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट होता है हमारा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंस ये सब हम कवर करता है। कवर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस हमारा, ठीक है। ये सब आपको रीड कर देना, बना के लिखना है आपको, ये सब ये कैलकुलेशन है, आप ऊपर से रीड कर लेना। अब देखो हम अपनी वीडियो के उस पार्ट पर आ चुके हैं, यहाँ पर हमको शॉर्ट नोट करना है, उसका हमें न्यूमेरिकल देखना है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, लघु टिप्पणियाँ जिसे हम शॉर्ट नोट कहते हैं, ये हम करेंगे। बेसिकली 4 या 5 है और बहुत ईजी है सारी की सारी। पहला हमारा है वाणिज्य लेन देन से आधुनिकरण। हमारा जो मॉडलाइजेशन हो रहा है इसमें हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन में, ये बताना है। देखो मॉडलाइजेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन रेफर टू द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ अ मेक ट्रांजेक्शन
फास्टर, सेफ एंड क्या हो रही है, मोर ट्रांसपेरेंट हो रही है। देखो जितने में ट्रांजेक्शन है बहुत ज़्यादा, चलो ये सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन फटाफट जाए। वाणिज्य लेन देन क्या है, हमारा अधिग्रहण बढ़ता जा रहा है हमारे व्यापार में, ठीक है ना। गतिविधि आधुनिक तक हमारे आधुनिक तकनीक का यूज़ कर रहे हैं, हम डिजिटल साधनों का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या है हमारा लेन देन काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया है, फास्ट हो गया है, फास्टेड हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है ना, फास्टेड हो गया, सेफ हो गया है, और क्या कहते हैं और पारदर्शी हो गया है। क्या हमारा, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, यूज़ ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टमैटिक सिस्टम क्या है, हम डिजिटल पेमेंट का उपयोग एक अच्छी प्रणाली से कर सकते हैं। ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार, हम अपना बिजनेस ई कॉमर्स के माध्यम से कर रहे हैं। ई इन्वॉल्विंग द ई बिलिंग, है ना। बैंकिंग सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग, हम जो भी ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं बैंकिंग सर्विसेज का। रिड्यूस, हमारे से टाइम रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज़ हुई है, लेन देन की सुरक्षा और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। अब देखो हम बढ़ेंगे नीचे, कितना ईजी एकदम दे रखा है। पैन कार्ड क्या होता है, पैन भाई पैन कार्ड में आपको नहीं पता, पैन की फुल कौन बताएगा मेरे को। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या कहता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। वैसे इससे मैं बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में, तो कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। देखो पैन परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड इज रिक्वायर्ड टू द 10 डिजिटल, हमें 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल देता है, ठीक है ना। नंबर इशू बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये नंबर इशू कौन करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, विच आइडेंटिफाई एंड इंडिविजुअल कंपनी और फर्म, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल को देता है और एक आइडेंटिटी फर्म को भी देता है, ठीक है ना। पैन कार्ड देखो इस तरह से नॉर्मली पैन कार्ड होता है, जिसके आपके अल्फ़ाबेट के देखो कितने 10 न्यूमेरिकल ABCDE हैं। आपके ABCDE आपके 5 आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। देन आपके 1 2 3 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, 4 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, फिर एक और आपका अल्फ़ाबेट आ गया, ठीक है ना। इसे याद कर लेना, आप बना के भी आ सकते हैं पेपर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। कौन करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। इसके जो 10 करेक्टर कौन देता है, हमें डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट देता है। इसकी हम बेनिफिट पढ़ लेते हैं। देखो पैन कार्ड क्या है, पैन कार्ड आय विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 10 अंक होता है अल्फ़ा न्यूमेरिकल में, है ना। अल्फ़ा न्यूमेरिकल में होते हैं जो किसी व्यक्ति या कंपनी को, किसी व्यक्ति कंपनी या फर्म को पहचान करने में हेल्प कराता है, ठीक है ना। इसकी विशेषता क्या होती है, यह आय का रिटर्न और दाखिल करने के लिए अनिवार्य है। इट में मैंडेटरी टू द फिलिंग द टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है ना। यह वित्तीय लेन देन और ट्रैक करने के लिए, टैक्स चोरी रोकने के लिए मदद करता है। इट हेल्प द ट्रैकिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड द टैक्स रीजन को यहाँ से रीड कर लेना, ठीक है ना। कि यह बैंक खाते लेन देन ये सब रीड कर लेना, बहुत इसी तरीके से लिख रखा है। अब हम पढ़ेंगे पॉन्जी स्कीम, ये पेपर के अंदर आता है शॉर्ट नोट के अंदर, ये छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। पॉन्जी स्कीम क्या होती है, देखो यही सब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से डायग्राम देखो, और जो मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ाओ। देखो पॉन्जी स्कीम क्या होती है, एक धोखाधड़ी भरी निवेश योजना होती है जिसमें पुराने निवेशकों को नए निवेशक के पैसे से भुगतान किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, जो पुराने निवेशक होता है ना उनको भुगतान नए निवेशक के पैसे करता है। एक आदमी है जो पैसे निवेश करता है, वो क्या है, अब उसका पैसा नहीं है तो वो पुराने निवेशकों के पैसे क्या है, नए निवेशकों के पैसे लेगा और तब उनको पैसा रिटर्न करेगा, ठीक है ना, देता है। इसमें कोई वास्तविक लाभ या निवेश गतिविधि नहीं होती, इसमें कोई वास्तविक लाभ कहाँ कैसे। देखो मान लो एक बात सोचो कि एक बंदा है ए, ठीक है ना, वो निवेशक है, वो क्या है कि वो ना पैसे लेता है बंदों से और उसके बाद उन पैसों को किसी न किसी कंपनी में लगाता है, उसके बाद उनको जिनसे पैसे लिया है उनको वो पैसे देता है। मान लो ये ए है, ये जो है ना इनने पैसे लगाए इन सब लोगों के, ठीक है ना। ये एक नया बंदा है, अभी इसकी बात बाद में करेंगे। इसने पैसे लगाए, इन सब ने पैसे देते इसको, पैसे देते सब इसको, इनने पैसे लगाए कंपनी में, एक लगाई नहीं, कुछ भी नहीं करा, नहीं पता नहीं इनने क्या करा, जो करा सो करा। अब क्या है, इन सबको चाहिए रिटर्न, तो पता है रिटर्न के लिए क्या करेगा ये, अब नए बंदों को ढूंढेगा ये बहुत सारे, उनसे पैसे लेकर इनको रिटर्न करेगा। यही होता है पॉन्जी स्कीम, और कुछ नहीं होता पॉन्जी स्कीम में, ठीक है ना। ये अवैध और अशुद्ध, देखो ये इलीगल है और अनसेफ है, ये सेफ नहीं है, ठीक है ना। बहुत इजी यहाँ पे लिख रखा है, पढ़ देना। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिजिटल वॉलेट क्या होता है, पढ़ाने की जरूरत है क्या डिजिटल वॉलेट, चलो पढ़ लेते हैं। डिजिटल वॉलेट इज द एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इन विच द मनी इज स्टोर्ड एंड ऑनलाइन पेमेंट। क्या होता है डिजिटल वॉलेट, हमारा एक ऑनलाइन मीडियम है जिससे हम मनी को स्टोर कर सकते हैं और हम पेमेंट कर सकते हैं, बिल्स की पेमेंट की, रिचार्ज की, शॉपिंग की, एक्सेट्रा कैन बी डन, ठीक है ना। फैसिलिटी की फीचर क्या है, हमें फैसिलिटी मिलती है एक स्टोर मनी, हमें स्टोर मनी की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है ना। ये हमारा बटुआ की तरह नहीं है कि गिर गया तो बस हमारा हो गया कल्याण। पेमेंट एनी टाइम हम कर सकते हैं, एनीवेयर, सेफ एंड फास्ट, बहुत ज़्यादा सेफ होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है ना।
लिंक्ड विद, हम इसे लिंक करते हैं यूपीआई से, क्यूआर कोड से एंड कार्ड से, यूआर कार्ड से, एक्सेट्रा से। सेव टाइम, हम अपना पैसा बचाते हैं, अपना टाइम बचाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो लिखा है यहाँ पे, पैसा स्टोर करने की सुविधा मिलती है, किसी भी समय कहीं भी भुगतान कर सकते हैं, सुरक्षित और तेज होता है। यूपीआई और कोड क्यूआर कोड का हम यूज़ कर सकते हैं, समय और लागत की है हमारी बचत होती है। कंक्लूजन बस पढ़ लेना। अब देखो, अब हमारा आ जाता है यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, ये मिस मत करना। देखो फाइनेंशियल लिटरेसी के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। देखो पहला हमारा क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। हमें एबीसी के लिमिटेड शेयर दे रखे हैं, एबीसी लिमिटेड कंपनी के, हमें कैलकुलेट करना है इट्स एक्सेप्टेड रिटर्न, हमें इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना। देखो इसमें क्या है, पहले हमें स्टेट दे रखा है, स्टेट हमारी बूम है, ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ से, हाँ हमारी क्या है, बूम है, बूम में हमारा ऊपर जा रहा है। फिर हमारी तो यहाँ ठीक है ना, स्टेगनेंट है, इसमें क्या हमारा स्टेबल हो गया है, ना ऊपर है ना नीचे है। फिर हमारा वर्स्ट है, हमारा क्या है, नीचे जा रहा है। ये सारी स्टेट आप जान लिए। फिर हमारा प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बूम की 0.30%, 0.30 है, स्टेगनेंट की 0.40 है, बूस्ट की 0.30 है, रिटर्न दे रखा है 40%, 20% और माइनस का 20%। ये क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा होगा। अगर मैं आपको शॉर्ट वे में बताऊँ ना, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई, जो आंसर है उसे ऐड कर दो, आपका निकल गया आंसर। एकदम शॉर्ट वे में बता दिया आपको। अब इसको थोड़ा स्टेप बाय करना ताकि आपको अच्छे नंबर मिल जाए, ठीक है ना। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई आर, पी आई मल्टीप्लाई आर। देखो इसका पी का मतलब क्या होता है, मेरी प्रोबेबिलिटी, आर का मतलब हमारा रिटर्न होता है, ठीक है ना। बस इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कर दिया है। पहले हमने बूम को लिया, रखा है ना, कितना दे रखा था, मैं 0.30 दे रखा है, 30 लिया, मल्टीप्लाई 40, देखो 40 को हमने 0.40 में कन्वर्ट करा। 0.40 में कैसे कन्वर्ट करा, हमने 40 की डिवाइड कर दी 100 से, तो हमारा 0.40 आगे नहीं आ गया। अब कैलकुलेटर लेके जाना, कैलकुलेटर से करना, ठीक है ना। आगे ना इतना, इसकी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 0.12 आ गया। ऐसे हमने 0.4 में दे रखा था, 20% को हमने 20 से हमने डिवाइड करा 100 को, तो हमारा 0.20 आ गया, ठीक है ना, आ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई 0.08 आ गया। उसके बाद में क्या करा, 20 को हमने वही इससे करा, तो हमारा 0.20 आएगा, नहीं आएगा, वही हमने यहाँ पे करा, यहाँ पर आ गया। हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा माइनस का 0.06 आया, क्योंकि हमारी क्या है, माइनस में वैल्यू चल रही है, ठीक है ना, ओके। फिर हमने क्या करा, हमने ऐड कर दी ऑल स्टेट को, हमने कैलकुलेट करने के लिए हमने ऐड कर दिया, ठीक है जी। ये इसे ऐड कर दिया, इसे ऐड कर दिया, इसे ऐड कर दिया। देखो यहाँ से ऐड करा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, फिर सबको ऐड करा, माइनस करा, तो हमारा कितना आ गया आंसर, 0.14 आया। बेसिकली आपका जो आंसर है ना, आप नॉर्मली नहीं करना चाहते हो, ये आप डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो परसेंटेज को, तो आप मत करो, ये ऑप्शनल है, आपके पास फुली ऑप्शनल है कि आपको डेसिमल में करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। आप नॉर्मली इनकी मल्टीप्लाई कर दो ऐसी, 0.3 की 20% से 40% से मल्टीप्लाई कर देते, परसेंटेज में आंसर निकाल देते, कोई भी दिक्कत नहीं आता, तो आपका कितना आता, 14% आपका इसका आंसर आता। अब देखो यहाँ से आपको पहले ये समझना है कि क्वेश्चन करने से पहले ओल्ड टैक्स एग्जाम जो फाइनेंशियल ईयर है, नॉन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन का आपको समझना है ओल्ड टैक्स एग्जाम में क्या था रूल, ठीक है ना। 0 से 2.5 लाख पर मिलता, ये आपको याद करना है। देखो याद करोगे तो भी आप ये न्यूमेरिकल कर पाओगे बेसिकली। देखो और आपको एक और बात बताओ ना, काफ़ी सारे बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं, पता नहीं वो क्यों डरते, चलो छोड़ देते काफ़ी सारे बच्चे 10th क्लास में न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल नहीं मैथ को छोड़ देते, तो थोड़ा वो घबराता है। मैंने देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया था, उसके अंदर क्या था ना कि आपके पास ऑप्शन है, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, तब भी आप फुल क्वेश्चन टाइम करिए। मान लो कि आपको ए पार्ट के अंदर आपको दे रखे थे 4 क्वेश्चन, जिस वजह से 3 ही क्वेश्चन कर रहे थे, तो आप न्यूमेरिकल वाला पार्ट छोड़ दो। बी पार्ट में आपको दे रखे थे 5 क्वेश्चन, जिस वजह से आपको 4 करने थे, तो आप एक न्यूमेरिकल वाला छोड़ दो, पूरा पेपर टाइम करके आ रही पूरे 70 मार्क्स का। पर काफ़ी बार ये देखा गया है ना कि मैंडेटरी हो जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना, तो उस केस के लिए आपकी प्रैक्टिस करके जाओ। ये देखो सीनियर सिटीजन का देख लो, फिर नॉन सीनियर सिटीजन, ये हमारे सीनियर सिटीजन, ये इनका है, और ये सुपर सीनियर सिटीजन, ये इनका है, ठीक है ना। ये देख लो कुछ नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन में 0 से 5 लाख में नील है, इनमें 0.3 देखो इन्हें मिलती है। बस आप इतना याद रखो कि सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख की छूट मिली है, सीनियर सिटीजन को 3 लाख की मिल रही है, और जो नॉन सीनियर सिटीजन को 2.5 लाख की छूट मिली है, ठीक है ना। बस यहाँ न्यू टैक्स एग्जाम है, न्यू टैक्स एग्जाम में देख लो आप 0 से 4 लाख पर नील है, 4 से 8 लाख पर आपका 5% है, 80 से 12 लाख पर आपका 10% है। ये देख लो। अब हम करते हैं क्वेश्चन देखो यहाँ से रीड करता है, ए बी एंड सी आर इन द
कैटेगरी, देखो ये 3 कैटेगरी की दे रखी है। एक है हमारा सुपर सीनियर सिटीजन, जो ए है सुपर सीनियर सिटीजन है, बी हमारा सीनियर सिटीजन है और सी हमारा नॉन सीनियर सिटीजन है, ठीक है ना। इंडिया फॉर द फॉलोइंग ईयर हमें दे रखा है 22-23 का डाटा फाइनेंशियल दे रखी है। इनकी जो हमें सैलरी दे रखी है वो है द टैक्सेबल इनकम फॉर द ABC की दे रखी है हमें 7 लाख, 18 लाख और 36 लाख की हमें टैक्सेबल इनकम है रिस्पेक्टिवली। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की हमें कैलकुलेट करना है टैक्स, इनकी जो टैक्स लायबिलिटी हमें हर एक की निकालनी है, ठीक है ना। किसके हिसाब से निकालनी है, हमें ओल्ड से भी निकालनी है और न्यू से भी निकालनी है, ठीक है ना। इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 से देखो इसके अंदर मैंने आपको सारे नेट, ये जो डाटा दे रखा है ना, ये ना न्यू डाटा दे रखा है, ये पुराना डाटा नहीं है, तो आप इसको ही याद करिएगा, ठीक है ना, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का सोर्स का डाटा जो था ना वो अलग था, बाकी ये न्यू डाटा है, ठीक है ना। ओके देखो पहले हम निकालेंगे ए की कैसे निकालेंगे। देखो ए हमारा 80 प्लस सुपर सीनियर इनकम होता है जो 80% का होता है, इसका जो इनकम है वो है 7 लाख रुपये, ठीक है ना। देखो और बी है सीनियर सिटीजन, इसकी 18 लाख है, सी है नॉन सीनियर, इसकी 36 लाख है। हम निकालेंगे ओल्ड से ए का, कितनी दे रखी है हमें 7 लाख इसकी टैक्सेबल इनकम है। छूट हमें नीचे उसकी छूट निकालनी नहीं, कितनी छूट है 5 लाख। ऐसे बी का हमने उतार 3 लाख की छूट है, 2.5 लाख की छूट है, बस आपको इतना याद रखना। अगर आपको वो याद नहीं हो रहा था, नहीं याद हो रहा तो अब देखो फाइंड करना है ओल्ड टैक्स एग्जाम ए का बेसिक। देखो 5 लाख इसका क्या है, छूट है, 7 लाख रुपए इसकी इनकम। देखो इनकम में से मैंने थोड़ा उल्टा उतार दिया है, या फिर ऐसे भी आप समझ लो, आपकी जो इनकम है ना उसमें से आपको छूट माइनस कर देनी, तो आपको कितना बचे 2 लाख। अब 2 लाख पे आपको टैक्स लगेगा, 2 लाख पे कितना टैक्स लगेगा 20% लगेगा। कैसे लगेगा, देखो बेसिकली आपकी है तो 7 लाख ना, अब यहाँ पे देखो 7 लाख पे कौन सी 7 लाख की कैटेगरी पे आपको कितना टैक्स देना है। यहाँ हम आगे सीनियर सिटीजन में ये रहे, देखो 5 से 10 लाख, 5 से 10 लाख के अंदर ही आपका कवर हो रहा है ना 7 लाख वाला, है ना, हो रहा नहीं हो रहा, तो आपको कितने दे रहे हैं 20% टैक्स देना देना। तो बस यहाँ पे वही दे रखा है, यहाँ पे आपने क्या है 20% के हिसाब से आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करिए। 20% हुआ तो मतलब कितना आ गया, 20% हुआ तो 40,000 आ गया। अब आपको एक चीज़ और देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर ही देखा था, यहाँ पर आपको सैस होता है, एक सैस होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सैस, इसको हमें ऐड करना होता है। ये हमारा होता है हर बार 4%, इसको हमें हर बार ही ऐड करना है, हर बार चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू, हमें हर बार सैस ऐड करना है आपको फाइनल आंसर निकलने के बाद, ठीक है ना। जो है 4%, ठीक है ना, समझ आ गया आपको सैस क्या है। तो हमने सैस ऐड करा 4%, जो 1600 रुपये बैठा, तो हमारा जो टोटल टैक्स लायबल हो गया वो कितना हो गया 41,600, 41,600 हो गया, ठीक है। देखो अब हम न्यू से निकालेंगे, न्यू से क्या है, सबसे पहले हम क्या करनी है, इसकी हम उतार देंगे 7 लाख है, ठीक है ना। अब देखो 0 से 4 लाख में हमें नील देना है, 4 से 7 लाख में 5% देना है, 4 से 7 लाख में कितना देना है 5% देना है। तो देखो 7 लाख इसके अंदर कवर हो गया, तो हमें कितना देना है 5% देना है ना। अब देखो सबसे पहले हमें क्या माइनस कर देना है, हमें इस 3 लाख का तो हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 लाख की तो हमें छूट मिलती है, ठीक है ना। तो कितना आ गया, सॉरी 4 लाख की तो हमें छूट मिली, यहाँ पर 4 लाख की छूट मिली, तो हमें कितना 3 लाख पे देना है, तो 3 लाख 5% लगा तो 15,000 आ गया, इसके अंदर 7,600 तो 15,600 रुपये हो गया। आपका ए वाला यहाँ से खत्म हो गया। आगे आपको समझ में आ रहा हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बी का निकालना है हमें, जो हमारा सीनियर सिटीजन है, इसकी हमारे 18 लाख का टैक्सेबल इनकम है, 18 लाख इसकी इनकम है, सॉरी जिस पर टैक्स लगना है। पहले हम ओल्ड से निकालेंगे, देखो 18 लाख है, छूट है 3 लाख की, तो 15 लाख, हम 15 लाख पर इसके 15 लाख पर हमें टैक्स देना है। देखो ओल्ड वाले के अंदर 0 से 3 लाख पर नील होता है, 3 से 5 लाख पे 5% देना होता है। तो देखो 3 से 5 लाख, 3 और 5 का डिफरेंस 2 लाख है, तो 2 लाख में 5% लगाएंगे, ठीक है। फिर 5 से 10 लाख, मेनली हमें ना 18 लाख तक पहुंचना है किसी तरह, 5 से 10 लाख पे हमें 20% देना होता है। तो 5 और 18 का, 5 और 10 के बीच में हमें 5 लाख का डिफरेंस है, तो 5 लाख पे 20% लगाएंगे। फिर 10 से 18, 10 से अब 12 साल लेंगे, तो 10 से अब 18 लाख है यहाँ पर, 10 से 18 मतलब कि 18 लाख हो गए, सॉरी 8 लाख हो गए, 8 लाख है, इसमें हमें 30% लगाना। तो देखो 10,000, 1,40,000, 2,40,000 रुपये आ गया, तो टोटल हमने इतना कर लिया, इसके अंदर ऐड कर दिया 7,000, तो हमारा फाइनल आंसर ये बैठ गया, ठीक है। समझ में आया आपको, इस तरह करना है। फिर हम न्यू वाले से निकालेंगे, देखो न्यू वाले पे क्या है, 0 से 4 पे हमें नील देना है, 4 से 8 पे हमें 5% देना है, तो इनका डिफरेंस निकाल लिया, 4 लाख आ गया। 8 से 12 का डिफरेंस 4 लाख आ गया, 10% निकालना है। 12 से 16 का 4 लाख आ गया, 15% निकालना है। देखो 16 से 18 लाख, हमारा 18 लाख दे रखा है ना, तो 18 लाख मतलब 2 लाख आ गया, 2 लाख में 20% देना है, तो सबको ऐड कर दिया, यहाँ पर 1,60,000 आ गया। फिर हम इसके अंदर सैस ऐड कर देंगे, देखो ऐड कर दिया हमने सैस, जो हमारा 6400 रुपये, तो हमारा 1,66,400 बन गया, ठीक है। अब हम सी का निकालेंगे, देखो सी के अंदर क्या है, सी की है 36 लाख रुपये है, ये नॉन सीनियर सिटीजन में आता है, मतलब ये सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली 0 से 2.5 लाख पे हमें लेना है, ओल्ड वाला निकालने पहले हम 2.5 से 5 लाख पे 5% देना है, तो देखो 2.5 लाख का 5%, 12,000, 12,500 हो जाएगा। 5 से 10 लाख वाले पे हमें 20% देना है, मतलब 5 लाख पे 20% दे देंगे हम, और 10 से 36 लाख का, मतलब 26 लाख का डिफरेंस हो गया, 26 पे 30% देना है, तो कितना हो गया, ये सब हो गया। इन सबको ऐड करा इतना आ गया, हमने सैस ऐड करा तो इतना आ गया, ठीक है। आगे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, बस आपको वो टेबल याद कर लेनी, कितना पे कितना रिलैक्सेशन, कितना हमें मिल रहा है, छूट मिल रही है।
सी का न्यू निकाल लिया। देखो 4 लाख, 0 से 4 लाख पे नील है, 4 से 8 लाख पे, 4 से 8 लाख पे देना है 4 लाख का 5%, फिर 8 से 12 लाख दोबारा 4 लाख का 10% देना है, फिर 12 से 16 लाख दोबारा हमें 4 लाख देना है 75% का, फिर 16 से 20 लाख 4 लाख का, फिर हमें 20% देना है, फिर 20 से 24 लाख 4 लाख का 25% देना है, फिर 24 से 36 लाख, फिर हमें 24 से 36 का डिफरेंस हो गया 12 लाख का हमें 30% देना है, ठीक है ना। तो ये हमने निकाल लिया सारा का सारा, इसको हमने ऐड कर दिया, फिर इसके अंदर ऐड कर दिया, तो हमारा क्या है, ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। आपको यही निकालना है और कुछ भी नहीं करना। बाकी आप लास्ट में आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, ये आप लिख सकते हो, है ना, ओल्ड करके और न्यू करके, ठीक है ना, सबका लिख सकते हो, ठीक है ना, ओल्ड इसका न्यू इसका कंपेरिजन कर सकते हो। देखो यही सब हमारा खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट करो। अगर आपको अनदर वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आपको मुझे लगता है कि कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं तो मैं आपको और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का आपको बता दूंगा कि ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो यही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आप याद कर लेना और ये याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आप बिल्कुल भी मैं छोड़ना, अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको और सब्जेक्ट के नोट्स दे दूँगा। ये आपको वीडियो जब मिलेगी जब मेरे सब्सक्राइबर के टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराओ, शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपको वीडियो जब भी मिलेगी, ठीक है ना। बस वीडियो मिलने का एक ही रामबाण है, जितने कमेंट आएंगे मैं वीडियो शेयर कर दूँगा, ठीक है ना। और सब्जेक्ट की चाहिए तो बता देना। बाकी नोट्स में बहुत मेहनत लगी है, अगर और कोई इंपॉर्टेंट मेडिकल होगा तो मैं इसकी वीडियो पोस्ट कर दूँगा। ओके, बाकी आप यहाँ से ये सब अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से नोट्स दे रखें सारे के सारे, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं वो डाउट आपको क्लियर कर दूँगा। कोई दूसरे सब्जेक्ट की चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको खिलाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।